5 फरवरी 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। कल के टॉपिक्स का रिवीजन करेंगे और कुछ मेजर न्यूज़ देखेंगे, मेजर हाइलाइट्स भी देखेंगे एंड एडिटोरियल्स है हमारे पास एक दो। संडे को ज़्यादा कुछ आता नहीं है, पूरे वीक का रिवीजन होता है। देन वी हैव एथिक्स के, आज लास्ट डे हमारा 2015 के पेपर का। तो स्टार्ट करते हैं। एक बार हम लोग 4 फरवरी के टॉपिक्स को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने कल देखा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 5 कॉलेजियम के द्वारा पिक्ड जजेस है ना, उनको क्विकली अपॉइंट कर दिया जाएगा। देन वी टॉक्ड अबाउट दिस कि जम्मू एंड कश्मीर का एक गांव है, वहाँ पर भी लैंड सब्सिडेंस का इंसिडेंट देखने को मिला था। ये डोडा जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर है। आपको याद रखना होगा जोशीमठ में सेम थिंग इज हैपनिंग, केरला में इट इज़ हैपनिंग एंड नाउ जम्मू एंड कश्मीर। देन वी टॉक्ड अबाउट दिस एडिटोरियल, चार्जशीट स्क्रूटनी इज नॉट अ केस फॉर प्राइंग आइज। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि FIR जो है, ये 2016 के एक जजमेंट में कहा था कि FIR जो है इट इज़ पार्ट ऑफ द RTI, बट जो चार्जशीट होती है ना, इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द RTI। तो इस टॉपिक में इसी बात पर ये जो RK राघवन जी हैं, इज़ अ फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ CBI, तो इन्होंने यही कहा था कि जो चार्जशीट होती है ना, उसमें बहुत बार चीज़ें मैनिपुलेट की जाती हैं प्रोसिक्यूशन के द्वारा, तो उसको भी ओपन करना चाहिए, पब्लिक के सामने रखना चाहिए। उससे कुछ आर्ग्यूमेंट्स वगैरह थे एंड ये भी बताया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ स्टेप्स लिए अपने जजमेंट्स को ट्रांसपेरेंट करने के लिए, जिसमें 4 नई लैंग्वेजेस भी ऐड की गई थी। देन जो अभी जनरल इलेक्शन होने वाले 2024 में, उसमें जो रिमोट EVM थी, RVM भी बोल रहे हैं उनको, उनका इस्तेमाल अभी नहीं किया जाएगा। हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा है कि जो पार्लियामेंट है वो नॉर्थ स्टार है डेमोक्रेसी का। कुछ दिनों पहले हमारे जो चीफ जस्टिस है, उन्होंने कहा था कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है का जो डॉक्ट्रिन है, जो कि 1973 के KBC केस से आया था, केशवानंद भारती केस से, तो उन्होंने कहा था कि ये है नॉर्थ स्टार। अभी जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कह रहे हैं कि नहीं, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट जो होता है ना, ये है नॉर्थ स्टार। तो डिबेट चल रहा है जुडिशरी का और लेजिस्लेचर का, ये चलता रहेगा, इस पर ध्यान रखना, इस पर क्वेश्चंस आएंगे, देखना। देन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ने एलिज किया था हरेसमेंट बाय पुलिस ड्यूरिंग फैक्ट फाइंडिंग मिशन इन बस्तर। तो ह्यूमन राइट के एक्टिविस्ट की बात की जा रही है, लेकिन ह्यूमन राइट के कमीशन पर मेंस में क्वेश्चन 2 बार पूछे गए पिछले 5 सालों में। देन मिनिस्ट्री ने कहा रिसेंटली कि जो मनरेगा के अभी फंड वगैरह कम किए गए थे ना, तो उन्होंने कहा कि अगर रिक्वायरमेंट होगी तो फंड इंक्रीज कर देंगे। इंडियन की चेन्नई की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उनकी तरफ से ना कुछ आई ड्रॉप्स थे जो US में गए थे, तो वहाँ पर 55 इंसिडेंट्स देखने को मिले थे, तो उन्होंने इसको रिकॉल किया था। अब ये इंडिया US के रिलेशंस पर भी एक क्वेश्चन है और GS4 का भी टॉपिक बनता है, क्योंकि ऐसा पहले भी हुआ था, अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी इंडिया की कुछ मेडिसिन को रिकॉल किया गया था। अमूल एक कोऑपरेटिव्स है और कोऑपरेटिव्स में जब अमेंडमेंट किया गया था, तो उसमें DPSP में अमेंड किया गया था, उसमें फंडामेंटल राइट में भी अमेंडमेंट किया गया था। तो उस तौर पर आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर अमूल के बारे में, अमूल ने दूध महंगा कर दिया, ये याद नहीं रखना है। ये बस यहाँ से था कि हिंट था कि कोऑपरेटिव्स जो होते हैं उनके बारे में पढ़ के रखना। देन G20 की मीटिंग के अंदर कुछ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को विजिट किया जाएगा, तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में पढ़ के जाना, ठीक है, और G20 के बारे में पढ़ के रखना। G20 से कनेक्टेड को इस बार देखो, जैसे कोविड का टाइम चल रहा था, तो जो भी क्वेश्चंस बन रहे थे उनमें कोविड का कुछ ना कुछ एग्जांपल दिए जा रहे थे। इस साल जो भी चीज़ें होंगी ना, उसमें इंडिया स्पेसिफिक इंटरनली भी और आउटसाइड भी, GS1 में भी, 2 में भी, 3 में, बहुत सारी जगह पर आपको G20 मीट का मेंशन करना पड़ेगा। तो G20 के बारे में मैंने पहले भी कहा था, एक अलग से शीट बना लो, जो भी अपडेट दिखते जा रहे हैं G20 के, उनका नोट डाउन करते चलो, क्योंकि इनका कंपाइलेशन आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। तो अपना एक अलग से बनाओ यूनिक। अगर आप मीन्स लिखते हो तो आपके पास यूनिक कॉन्टेंट होगा G20 का। देन चाइना ने कहा था कि उनका एक ये सिविलियन रिसर्च का बलून था, वो उन्होंने कहा कि बाई मिस्टेक ये उड़ते उड़ते वॉशिंगटन पर चला गया। US ने कहा कि भाई ये तो हमारे एरिया में आ गया है, दिस इज़ नॉट राइट, आपने हमारी सॉवरेनिटी को इंटरवीन करने की कोशिश की है। चाइना ने कहा कि भाई गलती हो गई है, शोर शराबा क्यों कर रहे हो, हमें पता है हम जानबूझ के नहीं किया। तो US के जो स्टेट सेक्रेटरी थे एंटनी ब्लिंकन, उनका प्लान था चाइना विजिट करने का, अब उन्होंने वो कैंसिल कर दिया है। तो बस ये था हमारा कल के टॉपिक्स, कुछ रिविजन वाले। अब आगे आज वाले टॉपिक्स कवर करते हैं। 5 फरवरी के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। एक तो जो इकोनॉमिक सर्वे होता है ना, उसके कुछ की टेकअवेज आज कवर कर लेते हैं। कुछ पॉइंट्स वगैरह कलेक्ट किए थे आप लोगों के लिए। तो 31 जनवरी को गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक सर्वे रिलीज़ किया था, जिसमें हम इंडिया की ग्रोथ, इंडिया की इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के बात की थी। जो प्रीवियस डेटा था 2022-23 का, वो भी बताया गया था और कुछ कमिंग ईयर्स की प्रेडिक्शंस पर भी बात की गई थी। सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है? एनुअल रिपोर्ट होती है फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, बीते साल के अंदर हमारी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस देश की क्या रही थी उस पर बात की जाती है। इसमें कुछ मैक्रो इकोनॉमिक फिगर्स होते हैं, हमारे देश के अर्थव्यवस्था के बारे में कितनी तरक्की हो पाई थी, एंड पॉसिबल चैलेंजेस पर भी बात करता है जो भविष्य में आ सकते हैं देश के लिए।
इसे प्रिपेयर कौन करता है? पहली बात तो इकोनॉमिक जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होती है ना, उसका एक डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स होता है, उसका इकोनॉमिक डिवीजन होता है, वो प्रिपेयर करता है। किसके सुपरविजन में होता है? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। इस साल का जो सर्वे प्रेजेंट किया गया था वो थे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी आनंद नागेश्वरन जी, और पार्लियामेंट में इसको फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होते हैं वो पार्लियामेंट के एमपी तो नहीं होते, तो पार्लियामेंट में प्रेजेंट नहीं करते। ये जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया होता है ना, ये हर साल यूनियन बजट से एक दिन पहले डिस्कस किया जाता है, अनाउंस किया जाता है। अब 2023 के कुछ की टेक अवेज हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। देखो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है, मैं तो बहुत क्विकली कवर कर दूंगा, कुछ मेजर हाईलाइट्स आपको याद रखने के, बट आई वुड से कि कोई एक प्रॉपर डिटेल्ड 1-2 घंटे की कोई वीडियो आएगी नहीं किसी चैनल पर, किसी भी आपके फेवरेट टीचर की, इकॉनमी वाले की, या फिर आपका कोई फेवरेट चैनल हो सकता है, आप उस पर उसको पढ़ जरूर लेना। जीडीपी ग्रोथ पर क्या थे? सर्वे ने कहा कि इंडिया का जो ग्रोथ एस्टिमेट है ना 2023 के लिए, वो बाकी इकोनॉमीज यानी दूसरी कंट्रीज से तो हायर होने वाला है। उन्होंने कहा हमारी 2023-24 में हमारी जो इकोनॉमी होगी ना, वो 6 से और 6.8% तक ग्रो करेगी, और हम लोग इसमें 6.5% का बेसलाइन एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं। ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ हैं, रशिया यूक्रेन वॉर चलेगा, कुछ भी और भी हो सकता है, मार्केट में ट्रेड वॉर वगैरह हो सकते हैं, कंट्रीज़ के उनके रिसेशन हो सकते हैं, ओवरऑल स्लो डाउन भी हो सकता है। तो वर्ल्ड इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है। इंडिया की ग्रोथ कैसे मजबूत होगी? क्योंकि हमारी डोमेस्टिक डिमांड, कंट्री के अंदर की जो डिमांड है ना, वो बहुत ज़्यादा है। लोगों को कंजप्शन, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है यार, कंजप्शन तो करेंगे। देन पिकअप हो रहा है हमारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट के अंदर। कैपिटल इन्वेस्टमेंट के अंदर यानी कि कैपिटल को समझो यहाँ पर, ये कैपिटल का मतलब होगा कि आपने जनरली मशीनों में लगाया पैसा, सड़कों में इन्वेस्ट किया, उस टाइप की चीज़ों में, एजुकेशन में इन्वेस्ट किया, स्किल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट किया, तो उस पर भी इन्वेस्टमेंट इंडिया का इंक्रीज हो रहा है। इंडिया का जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट है उसका भी एक एडवांटेज है हमारे बेस इफेक्ट के साथ में। और ये बेस इफेक्ट क्या होता है ना, ये भी याद करके रखना है कि प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इंडियन इकोनॉमी इन 2022-23 में हैज़ नियरली रिकपल्ड व्हाट वाज लॉस्ट, रिन्यूड व्हाट हैज़ पॉज्ड, री एनर्जाइज व्हाट हैज़ स्लोड। एक्चुअल में जो हमारे जो ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे ना, इन्होंने कहा था कि हमारी जो इकोनॉमी है ना, वो कोविड-19 के बाद कंप्लीटली रिकवर हो चुकी है। तो उसी के लिए कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया था। जो खो गया था उसको दोबारा से रिकूप कर लिया गया है, जो रुक गया था उसको रिन्यूज दोबारा चला दिया गया है, और जो थम गया था, धीरे पड़ गया था, उसको दोबारा से एनर्जाइज कर दिया गया है। सर्वे ने कुछ डाउन साइड के रिस्क के बारे में ही बात की थी जो हमारी ग्रोथ को अफेक्ट कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया के एक्सपोर्ट की जो डिमांड है ना, वो कम हो गई है, क्योंकि ग्लोबल ग्रोथ कम है। ग्लोबल ग्रोथ का मतलब दूसरे देशों के अंदर ग्रोथ कम होगी, तो वहाँ पर वो डिमांड भी कम रहेगी। वो अपनी इंटरनल डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन होगी ना, उसको कंज्यूम करना चाहेंगे, तो दूसरे देशों से क्यों मांगेंगे? तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट होगा वो भी कम हो जाएगा। इसके कारण ट्रेड डेफिसिट होगा और रुपी डेप्रिसिएट भी करेगा। फिर इकोनॉमिक सर्वे ने कहा कि मॉनेटरी टाइटिंग होता है, और मॉनेटरी मतलब कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करनी होती है मॉनेटरी पॉलिसी को। तो उसके कारण क्या होगा? अगर मॉनेटरी टाइटिंग होता है जिसके कारण हम लोगों को इंटरेस्ट रेट हाई कर दिए जाएंगे, तो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी 2024 के अंदर थोड़ी सी स्लो डाउन में जा सकती है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो जीडीपी ग्रोथ को लेकर के थे। देन बात की गई थी इन्फ्लेशन को लेकर के। आरबीआई ने कहा कि जो हेडलाइन इन्फ्लेशन रहेगा 2023 का, वो 8% रहेगा। हमारा कंफर्ट जोन क्या है? 2 से 6% का, यानी कि रेंज है, यानी कि 100 रुपये की चीज़ है अगर, तो 100 रुपये की चीज़ है, तो अगर वो 102 रुपये से लेकर के 106 रुपये तक इंक्रीज होती है, तो ये है हमारा सेफ जोन, कंफर्ट जोन। अगर वो 108 रुपये हो जाती है, 107 भी रहती है, 108 जाती है, तो हमारा कंफर्ट जोन नहीं है। कम होती है 102 से, 101 रहती है, फिर 100 रहती है। 100 रहेगी तो इकोनॉमी में कोई ग्रोथ हुआ ही नहीं है। 101 रहेगी तो कोई खास ग्रोथ नहीं हुई। 2 में ग्रोथ है, 6 तक ग्रोथ है। 6 के बियॉन्ड जाना महंगाई ज़्यादा हो जाती है, यानी कि गरीब व्यक्ति उसको खरीद नहीं पाएगा। तो आरबीआई ने कहा कि भाई ये तो 108 रुपये तक जाएगा। अब सर्वे ने ये भी कहा, वो कुछ ऑप्टिमिस्टिक हैं, थोड़े से पॉजिटिव हैं इन्फ्लेशन लेवल को लेकर के। खास करके उन्होंने बात की थी जो होलसेल और रिटेल इन्फ्लेशन है ना, वो डिसेंड करेगा, यानी कि उसका जो ग्राफ में जो स्लोप था ना, वो थोड़ा डिसेंड करेगा। होलसेल की जो सामान होते हैं उनमें थोड़ी सी महंगाई कम होगी। हालांकि उन्होंने कहा था कि कोविड-19 की सिचुएशन चाइना के अंदर रीइमर्ज कर रही है, तो हमारी कमोडिटी के प्राइस जो उनमें दोबारा से कुछ ना कुछ अप एंड डाउन जा सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के हमारे सर्वे ने कहा कि एम्प्लॉयमेंट के लेवल इंक्रीज हुए हैं करंट फाइनेंशियल ईयर। उन्होंने पॉइंट आउट किया कि जो हमारा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है ना, PLFS बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके डेटा को आप नोट डाउन कर लेना, जहाँ भी इसको पढ़ जाना। जो
कुछ चीज़ों के ना, मैं मेरे साथ जो लोग रेगुलर बने हुए हैं, एक पेपर के ऊपर कुछ चीज़ें, एक पेपर साथ में रखा करो, जो चीज़ मैं बताता हूँ उनको पक्का पक्का नोट डाउन किया करो। जैसे पीरियोडिक लेबर फोर्स होगा, इसका जो लेटेस्ट डेटा अवेलेबल होगा ना, जब आपका मेंस का एग्जाम लिखोगे ना, उसे 2 सप्ताह पहले चेक करना। उसमें एक लिस्ट निकाल के रखो, जैसे PLFS का लेटेस्ट आप डेटा पढ़ोगे, NCRB का लेटेस्ट डेटा चेक करके जाओगे। सेंसस का तो खैर आपको इतना टेंशन नहीं होती है, 2024 वाला 2021 वाला बनेगा नहीं, और 2011 वाला ही इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें जो लेटेस्ट होती हैं उनकी एक शीट पे लिखते रहो कि एग्जाम से 2 सप्ताह पहले मुझे इनका डेटा अपडेट करना होगा। तो ये वो है। तो उन्होंने कहा कि जो पीरियोडिक लेबर फोर्स का सर्वे होता है ना, उसने कहा था कि जो अर्बन शहर में जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है, बेरोजगारी का रेट जो है फॉर द पीपल एजड 15 ईयर्स एंड अब, 15 साल से ज़्यादा वालों का वो कम हो गया है। अनएम्प्लॉयमेंट गिर गई, मतलब ये अच्छी खबर है। और ये कब की बात कर रहा है, ये जो सितंबर 2021 वाला जो क्वार्टर एंड किया था ना, वहाँ की बात कर रहा है। और ये 9.8% से कितना गिरा है, 7.2% तक। तो ये तो अच्छी चीज़ है ना, अनएम्प्लॉयमेंट का गिरना, यानी कि बेरोजगारी कम हो रही, तो लोगों को रोजगार मिल रहा है। सर्वे ने कुछ और बात भी कही थी, उन्होंने कहा था कि अनएम्प्लॉयमेंट का रेट फॉल कर रहा है, उसके अलावा इंप्रूवमेंट भी हो रही है लेबर फोर्स के पार्टिसिपेशन रेट में, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का टारगेट, अब कैपिटल क्या था मैंने आप लोगों को ऊपर बता दिया। एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट वहां पर खर्चा करेगी जहां पर वो कैपिटल डेवलप कर सकती हो। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के कारण प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आती है। बजट का टारगेट है इस करंट फिस्कल ईयर के लिए 7.5 लाख करोड़ का। स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड है, पिकअप होगा कैपिटल इन्वेस्टमेंट के अंदर, ये सपोर्ट करेगा हमारी ग्रोथ को। एक्सपेक्टेशन है हमारे जो प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर था, ध्यान रहे ये कीवर्ड इनको मिस मत करना, प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्राइवेट की साइड से ऐसा इन्वेस्टमेंट जो हमारे कैपिटल में जाएगा। जैसे कॉफ़ी की मशीन है, मैं बार बार ये एग्जांपल देता हूँ। एक कॉफ़ी की मशीन आपने लगा दी 10,000 की, अब आपने जो 10,000 की कॉफ़ी की मशीन लगाई है ना, ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। क्यों? कि अब ये मशीन आपको हो सकता है 50,000 रुपये कमा के दे, 1,00,000 रुपये कमा के देगी। तो आपने इन्वेस्टमेंट की जिससे मल्टीप्लाई हो जाती है आपकी जो मॉनेटरी वैल्यू होती है, वो उसको बोलते हैं कैपिटल, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने ये 10,000 रुपये की मशीन, ये कॉफ़ी की मशीन खरीदी थी ना, तो ये आपको बहुत समय तक कॉफ़ी बना कर देगी। एक होता है कि आप 10,000 रुपये के शूज़ खरीद लोगे, ये शूज़ जो होंगे ना 10,000 रुपये के, ये कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये कोई वैल्यू जनरेट नहीं करेगा। लेकिन कॉफ़ी की मशीन क्या करेगी, फर्दर वैल्यू जनरेट करेगी और एसेट्स क्रिएट करेगी। तो ये डिफरेंस होता है कैपिटल के अंदर। तो एक्सपेक्टेशन ये है कि प्राइवेट कैपिटल का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। सर्वे ने ये भी कहा गवर्नमेंट का थ्रस्ट होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर पर, पर्टिकुलरली इंफ्रास्ट्रक्चर इंसेंटिव सेक्टर में, जैसे हाईवेज, रेलवेज, हाउसिंग, अर्बन अफेयर्स, और इसके कारण ग्रोथ बढ़ेगी। पीएम गति शक्ति, अभी इस बार मेंस 2022 में इस पर क्वेश्चन आया था। देखो, ये गति शक्ति का टॉपिक आना चाहिए था GS3 में, पर ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा था GS2 के अंदर, ठीक है। अब ये आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना पेपर में, आपको समझ में आएगा, थोड़ा ट्रिकी तरीके से पूछा था क्योंकि सबने इसको प्रिपेयर किया था GS3 के हिसाब से। तो इससे भी फायदा मिलेगा हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट, क्योंकि इसका तो काम ही डेवलपमेंट का है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर हमारा इकोनॉमिक सर्वे क्या कहता है, उन्होंने कहा कि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ रैपिडली हो रही है, बिजनेस का एनवायरनमेंट बेहतर होता जा रहा है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दूसरे देशों से जो पैसा भारत में आ रहा है वो भी इंक्रीज हो रहा है। और हम लोगों ने एंटिसिपेट किया है, यानी कि अनुकल्प, अरे यार हिंदी भटक जाती है, कह सकते हो कल्पना की है हम लोगों ने एक तरीके से कि ये आने वाले महीनों में बढ़ेगा। अब DPIIT का डेटा है, अब DPIIT के बारे में पता होना चाहिए, आप लोग इकोनॉमी में पढ़ते हो उसके बारे में, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। उनके अकॉर्डिंगली जो FDI का इक्विटी इनफ्लो होगा वो इंडिया में डिक्रीज हुआ है 14% तक, और ये हुआ है इस साल अप्रैल से सितंबर तक। अब ये डेटा भी इन्होंने दिया था। करंट अकाउंट डेफिसिट का, अब 2 तरह के अकाउंट होते हैं, कैपिटल अकाउंट होता है और करंट अकाउंट होता है। तो करंट अकाउंट के अंदर जनरली हमारे जो गुड्स एंड सर्विसेज का जो पूरा डेटा होता है ना, कितना पैसा गया कितना आया, उसका हिसाब होता है। तो नीड फॉर द करंट मॉनिटरिंग ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट, जब वो बोल ही रहा है डेफिसिट, यानी कि हमारे यहाँ से पैसा बाहर ज़्यादा जा रहा है, पैसा कंट्री के अंदर कम आ रहा है। तो ये कंटिन्यू करेगा ऐसे ही, क्योंकि ग्लोबल कमोडिटी के प्राइस राइज कर रहे हैं। कंट्री का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो इंक्रीज हुआ है 4.4 ऑफ द GDP, हमारी जो भी GDP उसका 4.4% तक हमारा डेफिसिट में है। और ये बात कर रहा है जो क्वार्टर सितंबर में ख़त्म हुआ था, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च इसका एक क्वार्टर बनेगा, अप्रैल, मई, जून का दूसरा बनेगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर ये तीसरा बनता है क्वार्टर, और फिर बनता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये चौथा क्वार्टर बनता है। क्वार्टर मतलब 1/4, तो साल के 1/4 में से 3-3 महीने के निकाले जाते हैं ना। तो इस वाले क्वार्टर के अंदर 2022 के जुलाई, अगस्त, सितंबर के अंदर 2.2% था हमारे GDP का, ये अप्रैल जून के अंदर, सॉरी
नहीं, हाँ वही आ रहा है 4.4% था यहाँ पर, और अप्रैल मई जून में था ये 2.2%, तो ये इंक्रीज़ हुआ है उन्होंने कहा करंट अकाउंट का डेफिसिट। रुपी अभी और डेप्रिसिएशन में रहेगा, प्रेशर रहेगा इंडियन रुपी डेप्रिसिएशन के ऊपर, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट का मार्केट थोड़ा स्लो डाउन हो रहा है और करंट अकाउंट का डेफिसिट इंक्रीज़ हो रहा है। बस ये कुछ छोटे मोटे अपडेट्स थे इकोनॉमिक सर्वे के, है ना, तो थोड़ा समराइज़ करके आइडिया लग गया। बाकी मैं अभी भी कहूँगा प्रॉपर जो वीडियो आती है ना आप लोगों के फेवरेट टीचर या फिर फेवरेट कोचिंग इंस्टीट्यूट की, उसको आप ज़रूर देखना। हमारे पास ये टॉपिक है रेयर अर्थ एलिमेंट्स एंड द क्रिटिकल मिनरल्स विल बी द नेक्स्ट जियोपॉलिटिकल बैटल ग्राउंड। ये अभी इकोनॉमिक सर्वे के थ्रू पता चला था। ये है पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स, आप लोगों ने पढ़ा होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, सिलिकॉन, टाइटेनियम, वैनेडियम, सब पढ़ा होगा आप लोगों ने। मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल पढ़ते रहे स्कूल में, डजंट मैटर आप साइंस बैकग्राउंड के हो या नहीं, आप सब ने ये चीज़ को पढ़ा हुआ है। अब आपको दिख रहा होगा ये लेंथेनाइट सीरीज दिख रही होगी यहाँ पर, तो इनके नाम वाम तो पता नहीं भाई, ठीक है। 57 नंबर एटॉमिक नंबर से 71 तक। तो सिंस ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो ये 17 केमिकल एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के, ये 15 लेंथेनाइड्स हैं प्लस स्कैंडियम है जो कि 21 है, और ईट्रियम 39 पर। तो ये सर्कल किया हुआ है, दिख रहा है 57 से 71 तक, और फिर ये स्कैंडियम और ईट्रियम ये हमारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स। लेंथेनाइट की सीरीज के अंदर 15 मेटेलिक केमिकल एलिमेंट्स हैं, एटॉमिक नंबर यहाँ से यहाँ तक है। स्कैंडियम यूट्रियम भी हैं क्योंकि ये सेम और डिपॉजिट्स के पाए जाते हैं। सीरियम 50 है, ये मोस्ट अबंडेंट रेयर अर्थ मेटल है। इनके जो कलर रेंज होते हैं शाइनी सिल्वर से लेकर के आयरन ग्रे कलर के होते हैं। ये सॉफ्ट होते हैं, मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। मेलिएबल डक्टाइल मतलब दे कैन बी बीटन इनटू शीट्स बनाई जा सकती है इनको ठोक ठोक करके, और इनको खींच करके, प्रेस करके, रोल करके वायर भी बनाए जा सकते हैं। रिएक्टिव हैं, और दे आर जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं खास करके तब। अब एप्लीकेशन की बात करते हैं। सिविलियन वर्ल्ड के अंदर स्मार्टफोन में इस्तेमाल होते हैं, लैपटॉप्स में, पेट्रोलियम रिफाइनिंग कैटलिस्ट के तौर पर, मिलिट्री वगैरह के अंदर, न्यूक्लियर एप्लीकेशंस में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी होते हैं, विंड टर्बाइंस में, ड्रोन्स में। चाइना के पास वर्ल्ड के लार्जेस्ट रिजर्व्स, आई थिंक इस पर एक स्टेटमेंट आ चुका है आपका एग्जाम में पहले प्रीलिम्स में, ये 37% है। ब्राज़ील के पास है, वियतनाम के पास है, रशिया के पास भी है। मिडल ईस्ट के पास ऑयल है, चाइना के पास रेयर अर्थ है। ये याद रखने का स्टेटमेंट है। इनको रेयर क्यों बोलते हैं? क्योंकि देर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ रेयर अर्थ, बट देर इज़ इनका एक्सट्रैक्शन बहुत डिफिकल्ट होता है। स्किल चाहिए, कैपिटल चाहिए, एनवायरनमेंट के इश्यूज होते हैं। तो ऐसा नहीं कि इनकी अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम किसकी है? इनके एक्सट्रैक्शन की। चाइना यहाँ पर एक्सट्रैक्शन बहुत स्किलफुली कर पा रहा है। तो हम लोगों ने रेयर अर्थ की और क्रिटिकल मिनरल्स की भी बात की थी। अभी क्रिटिकल मिनरल्स क्या चीज़ होते हैं? क्रिटिकल मिनरल भी एलिमेंट्स ही होते हैं जो हमारे एसेंशियल मॉडर्न डे टेक्नोलॉजीज़ में आते हैं, एंड उनका सप्लाई चेन का डिस्टर्ब होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब ये हर जगह इस्तेमाल हो रहे हैं, मोबाइल फ़ोन में भी, कंप्यूटर से बैटरीज में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, ग्रीन टेक्नोलॉजी में भी। तो इनकी इंडिविजुअल नीड्स के अकॉर्डिंगली स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन के तौर पर बहुत सारी कंट्रीज़ की अपनी अपनी अलग अलग लिस्ट है। हालांकि ऐसे लिस्ट के अंदर मोस्टली आते हैं ग्रेफाइट, लिथियम, कोबाल्ट, रेयर अर्थ जो होता है। देखो अब रेयर अर्थ जो है ना, ये क्रिटिकल मिनरल होता है, ठीक है। क्या सारे क्रिटिकल मिनरल रेयर अर्थ होते हैं? नहीं। क्या सारे रेयर अर्थ क्रिटिकल मिनरल होते हैं? हाँ, ठीक है। स्टेटमेंट याद रखना, हो सकता है यूपीएससी यही स्टेटमेंट दे दे, पता नहीं कुछ भी। एरोस्पेस, कम्युनिकेशंस, डिफेंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी ये बहुत सारे मिनरल्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, फाइटर जेट्स में, ड्रोन्स में, रेडियो सेट्स में, एंड बाकी क्रिटिकल इक्विपमेंट्स में। तो जस्ट हैव एन आइडिया, देर आर 17 ऑफ देम विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से यहाँ तक हैं कुछ कुछ इनकी प्रॉपर्टीज़। दे आर मेलिएबल और डक्टाइल जो है, ये आपको याद होने चाहिए। इनको शीट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, इनको वायर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। टॉपिक है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। ये आपके GS2 में ना एजुकेशन वाला जो सेक्टर है ना, हेल्थ एंड एजुकेशन का आता है ना, सिलेबस में लिखा हुआ है, ये वहाँ पे काम आएगा। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने रिसेंटली बात की थी नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को लेकर के, तो उनका प्रपोजल था। अब देखो लाइब्रेरी भी आप समझते हो, डिजिटल उसको कर दिया जाएगा और वो नेशनल लेवल पे बनाई जाएगी, ठीक है। तो ये दिख रहा है ना, ये बुक्स किस तरह से उड़ते उड़ते लैपटॉप के अंदर जा रही हैं, यानी कि आप अपने घर पे बैठ करके एक पूरी की पूरी लाइब्रेरी एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। सबके लिए होगी, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी होगी। और नेशनल बुक ट्रस्ट, इसको हम लोग NBT बोलते हैं, उसके तहत ही किया जाएगा ऑर्गेनाइज। एक रीडिंग कल्चर डेवलप करना है। उन्होंने कहा था कि स्टेट्स को एनकरेज करेंगे कि अपनी फिजिकल लाइब्रेरीज भी सेटअप करें पंचायत पे, वार्ड लेवल्स के ऊपर, और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी सेटअप किया जाएगा नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का।
अब नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का जो प्रोजेक्ट है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का है और इसको हालांकि इस पर काम कर रहा है IIT खड़गपुर। हमारा एक नेशनल मिशन है ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, NMEICT। ICT के फुल फॉर्म याद रखना, आपकी यूपीएससी में बहुत इस्तेमाल होता है। इस पर GS2 में क्वेश्चंस भी आए हैं इस पर, ICT पर। काम क्या है, हमारे एजुकेशन रिसोर्सेज को डिजिटली अवेलेबल करवाना हर एक नागरिक तक। तो एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म होगा, यहाँ पर बहुत सारा डेटा इस्तेमाल किया जाएगा। डिजिटल रिपोजिटरी होगी, टेक्स्ट बुक्स, आर्टिकल, वीडियोस, ऑडियो बुक्स, लेक्चर्स, सिमुलेशंस, फिक्शन वगैरह सब कुछ अवेलेबल होगा। क्वालिटी लर्निंग पर काम करना चाहते हैं, है ना, सभी लर्नर्स के लिए तो ऑलमोस्ट 1.7 करोड़ के आसपास हैं। तो 200 भाषाओं में इसको अवेलेबल कराया जाएगा और 160 से ज़्यादा सोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे। ये जो हमारा नेशनल मिशन था, ये क्या है ना, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी कि हम लोग इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं एजुकेशन के फील्ड में। इसके 2 मेजर कंपोनेंट्स है, कनेक्टिविटी एंड डिवाइसेस में एक्सेस प्रोवाइड कराना। NBT क्या है, ये एक एपेक्स बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, 1957 में बनाई गई थी। कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि बेसिकली जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसके अंदर। तो इनका काम ही होता है प्रोड्यूस करना, इनकरेज करना बुक्स का प्रोडक्शन। अब मुझे NBT का पता है क्योंकि जब मैं बुक फेयर में जब भी गया हूँ तो NBT का सबसे बड़ा स्टॉल्स होते हैं। द बिगेस्ट स्टॉल जो भी आपको देखोगे पेंगुइन के मिलेंगे और NBT के मिलते हैं। तो NBT बहुत पॉपुलर एक वो है, पब्लिशर है एक तरीके से। तो बस ये छोटा सा था नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में आपको पता। हमारे पास टॉपिक है जुडिशियल मेजॉरिटेरियनिज्म का। तो ये टॉपिक कुछ समय पहले न्यूज़ में था, मैंने उसका एडिटोरियल आप लोगों को दिखाया था कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर मैंने इसको दोबारा बैठ के सोचा, मैंने कहा यार जुडिशरी ना हर दिन न्यूज़ में रहता है, हर साल एक नया क्वेश्चन आता है, एक बार इसमें देख लेते हैं। तो मैंने उसको पढ़ के और उसमें एडिटोरियल में से ना कुछ हाईलाइट चीज़ें आप लोगों के लिए सामने रख देता हूँ। अब हुआ क्या है ना, रिसेंट में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी डिमोनेटाइजेशन को लेकर के, ठीक है। तो वहाँ पर जो जजमेंट आया था ना, वो आया था 4:1 का। 4 लोगों ने कहा कि डिमोनेटाइजेशन जो था ना वो ठीक था, वैलिड था। एक फीमेल जज ने कहा कि डिमोनेटाइजेशन ठीक था, बट इसको एक एग्जीक्यूटिव एक्शन की जगह इसको लेजिस्लेटिव एक्ट की तरह भी एग्जीक्यूट किया जा सकता था, कानून बना करके भी। तो माइनॉरिटी जजमेंट आया था जस्टिस नागरत्ना जी का। अब बात करते हैं, 5 जज का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच मतलब जब भी मुद्दा संवैधानिक मुद्दा होता है ना, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सेटअप किया रहता है। उसने अपहेल्ड किया था। अपहेल्ड करने का मतलब होता है कि एग्री कर लिया, उसको एक पॉजिटिव एंड दे दिया गया है, मान लिया, स्वीकृति दे दी गई, एक्सेप्टेंस दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि जो डिमोनेटाइज किए थे ना 500 और 1000 के बैंक नोट्स, एक गैजेट नोटिफिकेशन के थ्रू किए गए थे 8 नवंबर 2016 को। इस बात को कोई आपत्ति नहीं है, ये ओके है। कॉन्स्टिट्यूशनल बैंक ने क्या दिया था प्रोसेस में, 4:1 का मेजॉरिटी वर्डिक्ट। मेजॉरिटेरियनिज्म क्या होता है, अब ये तो आप समझ गए। मेजॉरिटेरियनिज्म का मतलब क्या, बहुमत। एक माइनॉरिटी होता है ना, अल्पमत होता है, एक बहुमत होता है, मेजॉरिटी होता है। अब जो स्टैंडर्ड मैटर्स है ना, वो रखे गए हैं डिवीजन बेंच के सामने, जिसमें 2 जजेस होते हैं। वहाँ पर मैंडेट किया जाता है, इंटरप्रिटेशन होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का। उसमें कुछ न्यूमेरिकल मेजॉरिटीज चाहिए होती है कंक्लूजन तक पहुँचने के लिए। इस तरह के केसेस को सुनने के लिए एक मैंडेट होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को हम लोग इंटरप्रेट करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच फॉर्म किया जाएगा, इसमें एटलीस्ट 5 जजेस होंगे या फिर 5 से ज़्यादा। अब ये आपको याद रखना है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर कम से कम 5 जजेस होते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर कम से कम 5 जजेस होते हैं, फिर उसके मैक्सिमम ऊपर फिर इंक्रीज हो सकते हैं, 7, 9, 11 और 13। ये ऑड नंबर्स होते हैं। अच्छा, ऑड नंबर क्यों रखे जाते हैं, जैसे मान लो अगर 7 रख दिया तो मेजॉरिटी में चांसेस होते हैं कि 3:4 के आने के। तो क्या इसमें कभी 3:3 आ सकती है मेजॉरिटी? नहीं आ सकती, पॉसिबल ही नहीं है ना। 1:6 आ जाएगी, 2:5 आ जाएगी, 3:4 आ जाएगी, 4:3 आ जाएगी, लेकिन कभी भी ना इक्वल जजमेंट नहीं आ सकता है। इसलिए ओड नंबर सेट किए जाते हैं ताकि एक ही बार में जजमेंट आ जाए, कहीं पर कास्टिंग वोट की ज़रूरत ही ना पड़े। अभी आपको ध्यान रखना होगा, जो वो था ना अपना बेसिक स्ट्रक्चर का, उसमें 13 जजेस का बेंच बैठा था, याद रखना है। तो इनको बनाने के लिए ना आर्टिकल 145 की क्लोज 3 का इस्तेमाल किया जाता है। क्या है आर्टिकल 145 का क्लोज 3? मिनिमम 5 जजेस मस्ट सिट फॉर डिसाइडिंग अ केस जिसमें एक सब्सटेंशियल क्वेश्चन होगा लॉ का और उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन की रिक्वायरमेंट होगी। आर्टिकल 145 का क्लोज 5 क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड अ मेजॉरिटी कंसेंसस फॉर अ जुडिशियल आउटकम, ठीक है। अब आर्टिकल 145 के क्लोज 5 की तरह कोई भी जजमेंट डिलीवर नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट द कंकरेंस ऑफ अ मेजॉरिटी, जब तक मेजॉरिटी आपस में सब सहमत नहीं करेंगे तो। लेकिन जजेस आर फ्री टू डिलीवर डिसेंटिंग जजमेंट्स और ओपिनियन। अब डिसेंटिंग जजमेंट क्या, ये 4:1 था ना, तो 1 जो था इनका डिसेंट जजमेंट हो गया ना, इनको
पूरा का पूरा मौका दिया जाएगा अपना ओपिनियन सामने रखने का। अब कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री क्या है, मेरिटोरियस डिसेंट की, अब ये नोट कर लो, ये होता है। यूपीएससी 2-3 साल से ये पूछ रहा है जजमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन मेंस में। तो जो भी जजमेंट दिखाई देती है ना एग्जाम में आपको 2023 के मेंस तक या फिर 2024 में आप पेपर दे रहे हो, जजमेंट्स की कलेक्शन खुद बनाओ। वेट मत करना कि कोई किसी का मिल जाएगा लास्ट में जजमेंट का कलेक्शन, नहीं, उसमें वो बात नहीं होती है, अभी से बनाओ। तो 1976 का एक केस है एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला जी का। उन्होंने कहा था कि डिसेंटिंग ओपिनियन ऑफ जस्टिस एच.आर. खन्ना इन अपहोल्डिंग द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी even during situations of constitutional exceptionalism is regarded as a remarkable example of meritorious dissent। ठीक है, क्या कहना चाह रहे थे हम उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे भाई, उस केस को नहीं पढ़ेंगे, हम लोग लॉ के स्टूडेंट नहीं है, लॉ का एग्जाम नहीं है। 1962 में खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस था। उनका डिसेंटिंग ओपिनियन ऑफ जस्टिस सुब्बा राव इन अपहोल्डिंग राइट टू प्रिवेसी विच वॉज लेटर अप्रूव्ड थ्रू के.एस. पुट्टास्वामी जजमेंट इज ऑल्सो प्राइम एग्जाम्पल ऑफ मेरिटोरियस डिसेंट। अब के.एस. पुट्टास्वामी जजमेंट तो आई थी ये रिसेंटली, ये प्रीलिम्स में 2 बार पूछा गया ये राइट टू प्रिवेसी का। ठीक है, बस ये था मेजॉरिटरिज्म के बारे में थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए था, तो मैंने इसमें कुछ समरीज और ये बस ये ज़्यादा ज़रूरी थे याद रखने। डेफिनेशन तो आप समझ ही गए, एक ये आर्टिकल याद रख लो, क्लॉज 3 वाला, क्लॉज 4 वाला, और ये 2 जजमेंट्स। जजमेंट्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर मेंस में सिंगल डिजिट रैंक और 2 डिजिट रैंक तक पहुँचना चाहते हो तो। वी हैव दिस टॉपिक व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी। अभी आपको गाड़ियाँ दिख रही हैं, ठीक है, इन सबको स्क्रैप किया जाता है, तोड़ फोड़ करके लोहा वहा निकालना, कचरा वचरा निकालना, ये आप लोगों ने देखा भी होगा। व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी शब्द भी अपने आप में बहुत क्लियर है। तो यूनियन बजट 2023-24 के अंदर भी बताया गया कि हम लोग स्पेशल एम्फोसिस देंगे व्हीकल स्क्रैपिंग के ऊपर। इसकी एक्चुअल में अनाउंसमेंट तो लास्ट ईयर हुई थी 2021-22 के बजट के अंदर। तो गवर्नमेंट ने अभी 23-24 के बजट में कहा कि हम लोग एडुकेट फंड्स प्रोवाइड करेंगे ताकि उन व्हीकल्स के लिए जो 15 साल से पुराने हो चुके उनको रिप्लेस किया जाएगा। इस पॉलिसी का एम ही यही था कि एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करें जहाँ पर जो पॉल्यूटिंग व्हीकल्स होते हैं ना उनको हम लोग फटाफट फेज आउट कर दें और एनवायरनमेंट फ्रेंडली और सेफ मैनर के नए व्हीकल्स मार्केट में उतारे जाएं। अभी पॉलिसी का काम ये था कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा जहाँ पर कुछ ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन होंगे, वो गाड़ी की टेस्टिंग करेंगे, ठीक है, और कुछ रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटीज़ भी होंगे जो उनको एक्चुअल में स्क्रैप करेंगे। तो ये भी एक फैसिलिटी का ही फोटो है, व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी है। तो यहाँ पर गाड़ियों का स्क्रैप में एकदम ख़त्म कर दिया जाता है, उसको फिर पुर्जे पुर्जे अलग कर दिए जाते हैं। अब होने वाला क्या है, ओल्ड पुराने और अनफिट व्हीकल्स होंगे ना जिनका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो चुका उनको स्क्रैप किया जाएगा। ये एक वॉलेंट्री प्रोसेस है, इसमें रूल्स होंगे, ये वॉलेंट्री, ये मैंडेटरी नहीं है। फॉर इंस्टेंस अगर कोई ओल्ड व्हीकल है 15 से 20 साल का तो उसको कंपलसरी स्क्रैप करना ज़रूरी नहीं है। हालांकि अगर उसका कोई फिटनेस टेस्ट होगा एक डिफाइंड पीरियड के बाद, अगर वो अपने टेस्ट में फेल हो गया तो उसकी स्क्रैपेज पक्का की जाएगी। इस पॉलिसी के अंदर तकरीबन 50 लाख के आसपास लाइट मोटर व्हीकल्स होंगे जो 20 साल से ऊपर की उनकी उम्र हो चुकी है, और 34 लाख के आसपास लाइट मोटर व्हीकल्स होंगे जिनकी उम्र 15 साल से ऊपर तक की हो चुकी है। तो 20 साल एज के अकॉर्डिंगली इन्होंने कैटेगरीज बनाई है। फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के द्वारा। व्हीकल ऑनर्स को सर्टिफिकेट बेनिफिट भी मिलेगा अगर वो अपनी गाड़ी को स्क्रैप करते हैं तो। एक एज ए डिसइंसेंटिव जो इंक्रीज रजिस्ट्रेशन की री रजिस्ट्रेशन की जो फीस इंक्रीज होगी ना वो एप्लीकेबल हो जाएगी 15 साल वालों पर। स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस किया गया है कि आप कुछ रोड टैक्स के अंदर रिबेट प्रोवाइड कर दो 25% तक पर्सनल व्हीकल पे, 15% तक कमर्शियल व्हीकल के ऊपर, तो ताकि लोगों को थोड़ा आइडिया रहे कि हाँ यार ये करने से हमको कुछ बेनिफिट भी मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। तो गवर्नमेंट का ये बहुत अच्छा पॉजिटिव स्टेप माना जा रहा है अभी तक। रशिया ने एक्यूजेशंस लगाए हैं यूएस पर कि यूएस ने जो वेपन्स कंट्रोल एग्रीमेंट था ना जो उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी। तो ये लास्ट रिमेनिंग आर्म्स पैक्ट है, इसका नाम है न्यू स्टार्ट ट्रीटी। ये न्यू स्टार्ट ट्रीटी है, उसके अलावा भी कुछ और इंपॉर्टेंट डिसआर्मामेंट ट्रीटीज़ है रशिया और यूएसए के बीच में। अभी ये रशिया एंड यूएसए के बीच में है, बट इनका इंडिया के साथ भी इम्पैक्ट पड़ता है, तो इनको हम लोग ज़रूर पढ़ेंगे। पहले तो न्यू स्टार्ट ट्रीटी के बारे में जान लेते हैं। न्यू स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। पैक्ट मतलब एग्रीमेंट, समझौता है। इसमें बात ही की गई थी, दोनों कंट्रीज़ ने आपस में डिसाइड किया था। देखो एज ऑफ नाउ ना रशिया के पास मैक्सिमम है न्यूक्लियर वॉरहेड्स, 1500 के आसपास हैं, और उसमें से 700 डिप्लॉयड मिसाइल्स एंड बॉम्बर्स हैं जो कि कोल्ड वॉर की जो कैपेसिटी थी उससे कम है। 2010 के अंदर इन्होंने आपस में ना न्यू स्टार्ट ट्रीटी को साइन किया था कि हमारे जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, मिसाइल्स एंड बॉम्बर्स हैं ना, इनको हम लोग रिड्यूस करेंगे। 2011 में इसको इन्फोर्स भी कर दिया गया था। तो 2010 के अंदर प्रेसिडेंट थे यूएस के बराक ओबामा और रशिया के थे प्रेसिडेंट दिमित्री मेदवेदेव। इनके नाम थोड़े से अजीब से होते हैं रशियन के।
अब बेसिकली क्या है ना कि न्यूक्लियर वेपन्स का जितना ज़्यादा प्रोलिफरेशन होगा ना, उतना ज़्यादा वर्ल्ड को खतरा रहेगा, क्योंकि कोई भी कंट्री की अगर बुद्धि थोड़ी सी सनक गई ना तो इस्तेमाल कर देंगे, और एक कंट्री अगर अटैक करेगी तो दूसरी उसको रिस्पॉन्स में उसको अपने आप को डिफेंड करने के लिए भी वो उस पर यूज़ करेंगे। तो 10 साल के अंदर 2021 के अंदर इसको फर्दर बात की गई थी कि इसको एक्सटेंड करेंगे 2026 तक, बट अभी रशिया ने एक्यूजेशन लगाया था यूएस को कि दे आर डिस्ट्रॉइंग द वेपन्स कंट्रोल एग्रीमेंट, क्योंकि यूएसए ने कहा था कि रशिया कंप्लाई नहीं कर रहा है न्यू स्टार्ट ट्रीटी के साथ। अब इसमें एक दूसरे के इंस्पेक्शन होता है, इनके ग्रुप ऑफ मेंबर्स होते हैं, दोनों कंट्रीज़ के एक्सपर्ट्स होते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं किसने कहा कितने डिप्लॉय किए हैं, और धीरे धीरे उनको ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा कुछ और भी ट्रीटीज़ थी, जैसे इनके बारे में बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा आइडिया होना चाहिए। एक थी सॉल्ट 1 स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स, ये 1969 की थी। एक आई थी स्टार्ट स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, ये 1991 में आई थी। स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी 2 1993 में। एक आई थी सॉल्ट स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी 2004 में। 2010 में आई थी ये स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी स्टार्ट करके। तो ये बहुत सारी हैं, आती रही हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डे हैं, आज 5 फरवरी है, तो डिज़ास्टर डे ये 5 फरवरी को मनाया जाता है लोगों को अवेयर करने के लिए डिफरेंट टाइप के डिज़ास्टर्स के बारे में। तो इंडिया में एज ऑफ नाउ क्लाइमेट चेंज के द्वारा इंड्यूस्ड कुछ डिज़ास्टर्स हैं, खास करके लैंड सब्सिडेंस की बात चल रही है आजकल। तो अब देखो, जब आपके एग्ज़ाम में GS1 या GS3 में से कहीं पर भी क्वेश्चन जब आता है ना, तो अगर आप वहाँ पर ये मेंशन भी करते हो ना कि टू रेज अवेयरनेस डिज़ास्टर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5 फरवरी, इससे इम्पैक्ट पड़ता है। आप सोच के देखो कितने ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जो डे भी याद करके जाएंगे, कि डिज़ास्टर वाले में हम डे भी तो लिख सकते हैं ना, कि इंटरनेशनल डे भी, मतलब हम लोग एक डे सेलिब्रेट करते हैं लोगों को, उसके में डिज़ास्टर मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस बताते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं कुछ लोगों को जो रिक्वायर्ड होती है। दिस इज़ हाउ यू मेक योर आंसर मोर इम्पैक्टफुल। देन वी हैव दिस कश्मीर सोलिडारिटी डे, ये भी 5 फरवरी को मनाया जाता है। तो पाकिस्तान और कश्मीर के जो लोग रहे हैं, दे हैव बीन फाइटिंग फॉर देयर फ्रीडम फॉर मोर देन 70 ईयर्स, एंड कुछ कश्मीरी लोग जिन्होंने इस आज़ादी की लड़ाई में अपनी जान गंवा दी थी, उनकी शहादत में उनको याद करते हुए भी हम लोग इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। देन गुरु रविदास जयंती भी है, ये एक ऑप्शनल हॉलीडे होती है। फुल मून डे होता है जो हमारा माघ महीने का, माघ यानी कि जो हमारा हिंदी कैलेंडर है ना, जो हिंदी तो नहीं, मैं कहूँगा भारत का जो कैलेंडर है, कि यहाँ पर लैंग्वेज की बात नहीं करिए, इंडियन कैलेंडर एक्चुअल में। तो गुरु रविदास जी का जन्म हुआ था 1450 के अंदर, उत्तर प्रदेश के वाराणसी के अंदर। एक पोएट थे, सेंट थे, रिफॉर्मिस्ट थे, स्पिरिचुअल फिगर थे। इन्होंने रविदासिया रिलीजन की शुरुआत भी की थी। इनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, आज की डेट में भी रविदास जी के बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, हज़ारों के अंदर फॉलोअर्स हैं उनके। तो इस दिन वो एक होली बात यानी कि डुबकी मारते हैं, और उसके बाद कुछ स्पेशल आरती वगैरह की जाती है। तो श्री गुरु रविदास जन्म अष्ठान मंदिर भी है, वहाँ पर जाकर वो अपने ब्लेसिंग्स लेते हैं अपने गुरु से। एंड उसके अलावा उनके रिलीजन में कुछ कम्युनिटीज़ वगैरह जैसे कि अधधर्मीज, रामदासिया सिख, चमार, जत्व, मोची, ये कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ पीपल है, ये लोग सब असेंबल होते हैं इस फेस्टिवल पर। तो गुरु रविदास जी के फॉलोअर्स ड्रेसअप होते हैं एज हिम, ड्रेसअप एज हिम नगर कीर्तन के लिए, उन्हीं की तरह से ड्रेसअप होकर पे। तो इसी चीज़ में इनको रिमार्केबल मनाया जाता है। अब देखो, उन्होंने यहाँ पर कुछ कम्युनिटीज़ की बात की थी, तो जब हम कम्युनिटी, अब ये मैंने जानबूझ के क्यों टॉपिक लिया था ना, जैसे ये वाला जो था डिज़ास्टर डे का और ये वाला, ताकि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है ना विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ को एड्रेस करने के लिए, देन वी कैन से कि जैसे गुरु रविदास जयंतीज़ के ऊपर ये कुछ कम्युनिटीज़ होती हैं, अधधर्मीज होते हैं, रामदासिया सिख होते हैं, चमार, जत, मोचीज़ वगैरह। तो इन कम्युनिटीज़ का भी इक्वल पार्टिसिपेशन हो जाता है, इनका रिप्रेजेंटेशन भी इक्वल हो जाता है, इनके लिए भी सेलिब्रेशन के कुछ मोड्स है, दे ऑल्सो हैव अ गुरु। तो जस्ट टू मेक पीपल अवेयर कि दीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द सेम कम्युनिटी, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं होता है। तो ये एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं। अब न्यूज़पेपर का हाईलाइट्स वगैरह स्टार्ट करते हैं, मेजर हाईलाइट्स। अदानी सागा, वरी इज़ द नेबरहुड। अदानी के ऊपर तो अभी भी बहुत कुछ आएगा, मैंने आपसे कहा था भी वेट करो अदानी के ऊपर, सब कुछ कंप्लीट हो जाए तो फिर समराइज करेंगे इसको अच्छे से। देन मूविंग अहेड, मनीष सिसोदिया जी ने फाइनेंस मिनिस्टर से 927 करोड़ की डिमांड की है, ये G20 की जो मीटिंग्स वगैरह होने वाली है ना दिल्ली के अंदर, उनकी प्रिपरेशन के लिए। देन मूविंग अहेड, दिस इज़ वन न्यूज़, हमारा जो इंसॉल्वेंसी और जो बैंक्रप्सी कोड था ना, उसके कारण इंडिया में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रैंकिंग थी ना, वो इंप्रूव हुई है। किसने कहा है? एक जस्टिस हैं, जस्टिस कॉल जी हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के जज का कोई ऐसा स्टेटमेंट आता है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है।
तो उन्होंने कहा था इंडिया के अंदर जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का इंडेक्स था ना, उसमें इंप्रूवमेंट आई थी जब से हम लोगों ने आईबीसी को इंट्रोड्यूस किया था। तो आईबीसी था मतलब कि जो हमारे बैंकिंग वगैरह के लिए था ना, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी का कोड था। तो इंडिया की रैंकिंग उन्होंने इंप्रूव होते हुए बताई थी। देखो 2014 में हमारे ईओडी में, ईज ऑफ डूइंग ईओडीबी में जो रैंकिंग थी 142 थी, 2022 के अंदर 63 आ गई थी। अब यहाँ पर ना इसमें इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखना है कि ईओडी की जो रैंकिंग थी ना, ईओडीबी, ये वर्ल्ड बैंक देता था, बट वर्ल्ड बैंक ने 2022 में बंद भी कर दी थी। तो अब वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग नहीं देता है। कंट्रीज़ ना अपनी रीजनल रैंकिंग्स निकालती हैं और कंट्रीज़ अपनी डोमेस्टिक रैंकिंग्स निकालती हैं। तो बस मुझे आपको तो ये याद दिलाना है, बट क्या आप ये रैंकिंग यूज़ करोगे? सी एज ऑफ 2023 तक आप यूज़ कर सकते हो 2022 वाली वर्ल्ड बैंक की रैंकिंग्स, बट हमेशा वहाँ मेंशन करते हुए चलना जहाँ भी एग्जाम में यूज़ करोगे कि नाउ वर्ल्ड बैंक हैज़ डिसकंटिन्यूड दिस इंडेक्स। देन आगे चलते हैं। अब देखो हम लोगों ने कल भी बात की थी ना, सेंटर ने क्लियर कर दिया अपॉइंटमेंट ऑफ 5 सुप्रीम कोर्ट जजेस का। तो ये हैं वो जजेस: पंकज मित्तल जी, संजय करोल, पीवी संजय कुमार मिश्रा जी, अनासुद्दीन अमनुल्ला एंड मनोज मिश्रा जी। अब ये टॉपिक बहुत न्यूज़ में चल रहा है, कॉलेजियम, पार्लियामेंट, लेजिस्लेशन, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, उसके अलावा बेसिक स्ट्रक्चर। तो ये इसलिए बस हल्का सा अपडेट रखते चलो। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जी ने कहा है बजट आउटले फॉर द ई कोर्ट्स विल बूस्ट द एफिशिएंसी। मैंने कल भी इस पर बात की थी कि जुडिशरी जो है ना वो अपने आप को मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रहा है, ट्रांसपेरेंट करने की कोशिश कर रहा है, ज़्यादा एफिशिएंट बना रहा है। तो ई कोर्ट्स का जो कॉन्सेप्ट था ये बहुत पॉपुलर हो गया था कोविड के टाइम पर, तो उसी में बजट में और पैसा ऐड किया गया था। तो 7,000 करोड़ के आसपास दिया गया इसके थर्ड फेज में ई कोर्ट्स के लिए। तो ये इंश्योर करना चाहते हैं कि कोर्ट की फैसिलिटीज़ जो है, जुडिशरी फैसिलिटीज़, ये सब तक अवेलेबल हो जाए। ईजिंग एन एल्बैट्रोस ऑफ द नेक ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ना ये पंछी होता है, ये ना मोर के जैसे दिखता है, बट एक्चुअल में मोर नहीं होता। मतलब इस जो फीमेल वो होता है ना, पी हैन जो होती है ना, मोरनी जो होती है, ये उसकी तरह ज़्यादा दिखता है एक्चुअल में। अब हुआ क्या है ना, ये टॉपिक के अंदर जो भी कुछ मेंशन किया गया है, ये ना जनरली हमारे राजस्थान वाले एरिया में पाया जाएगा आपको, और ये राजस्थान एंड पाकिस्तान का जो बॉर्डर है ना हमारा, ये उस रीजन में बहुत मिलता है। तो पाकिस्तान में भी पाया जाता है। एक ज़माने में जब हमारा 1947 के आसपास ना ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को हमारा नेशनल बर्ड डिक्लेयर करने की बात भी की जा रही थी। तो एज ऑफ नाउ इसका जो स्टेटस है वो एंडेंजर्ड में है। अब पॉइंट ये ना कि एक तो इसकी बहुत कम बर्ड्स बचे हैं, अराउंड 150 के आसपास बचे हैं जैसलमेर वाले रीजन में। तो जैसलमेर का जो रीजन है ना वो पूरा रेगिस्तान वाला से इलाका है, बॉर्डर के पास में ही है। रन ऑफ कच्छ का भी एरिया वहाँ पर थोड़ा सा और आगे जाके टच करता है उसके एडजॉइनिंग एरियाज़ में। अब बात ये की जा रही, उन्होंने कहा है कि देखो भाई, ये जो पंछी है ना जब ये उड़ता है ना वहाँ पर, तो जो बिजली के तार होते हैं ना, खंबे वगैरह जो होते हैं, ये आपको दिख रहे होंगे, ये इनसे टकरा जाता है और इसकी ना डेथ हो जाती है। इसके कारण इनके डेथ के रेट काफ़ी इंक्रीज़ हुए हैं। अब हम बात की जा रही थी कि इवन सोलर पैनल्स लगाए जा रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा। तो दे आर सेइंग कि इसकी जो वायरिंग होगी ना, इसका कुछ पोर्शन हम लोग अंडरग्राउंड कर देते हैं। तो मिनिस्ट्रीज़ ने कहा कि देखो आप अंडरग्राउंड तो कर दोगे, लेकिन उसका ना खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। अंडरग्राउंड करने के लिए उसमें मॉइस्चर का कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है, और उसकी पाइपिंग वगैरह लगानी पड़ती है। तो वो इन कंपैरिजन टू उसको ऊपर रखना हवा में और ज़मीन में दबाने वाला, ज़मीन में पूरा गड्ढा खोदना पड़ेगा, ठीक है। और उसका मतलब पानी वाला ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उसमें मॉइस्चर जाने के चांसेस होते हैं। उसको अगर आप किस तरह का आप मटेरियल यूज़ करोगे तो बहुत एक्सपेंसिव होता है, उसकी रनिंग कॉस्ट बहुत हाई होती है। तो इस पर इशू चल रहा है। फिर कुछ ये भी सजेशन किए गए थे इसमें कि ना ये जो वायर जा रहे होते हैं ना, इन वायर के ऊपर ना कुछ रिफ्लेक्टर लगाए जा सकते हैं। तो पंछी जब इसके आसपास आएगा ना तो तकरीबन 50 मीटर की दूरी से वो रिफ्लेक्टर से उसको आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पर कुछ है, पंछी अपने आप रास्ता बदल लेगा। बट उसके ऊपर भी कुछ खास कंक्लूजन नहीं निकल पाया था। तो अभी एक तरीके से कह सकते हो डेवलपिंग न्यूज़ है। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई हुई है एंड फर्दर क्या होता है उसको ऊपर विल सी। बट जस्ट रिमेंबर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैज़ बीन आस्क्ड प्रोबेबली 2 times मल्टीपल ऑप्शंस में इन योर प्रीलिम्स एग्जाम। कल हम लोगों ने बात की थी ना कि चेन्नई का ये कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री थी, इनका कुछ आई ड्रॉप्स थे जो यूएस में गए थे, तो वहाँ 55 के आसपास एडवर्स इवेंट्स देखने को मिले थे। तो हमारा जो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है ना, उन्होंने ये तमिलनाडु की एक ग्लोबल फार्मा हेल्थ केयर को ना इन आई ड्रॉप्स को प्रोड्यूस करने से बंद कर दिया था। अब इसके अंदर ना उन्होंने एनालिसिस किया था, इसमें कुछ रॉ मटेरियल मिला था, कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज सोडियम, जो आई लुब्रिकेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अभी कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज सोडियम का जो कीवर्ड है थोड़ा याद रखना जरूरी है, ऐसे क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में आ जाते हैं। एक ना आई थिंक मेंस 2022 में सेल्यूलोज पर भी क्वेश्चन आया था, GS 3 में आया था। काइंड ऑफ इट वाज कंसिडर्ड एज ए टफ क्वेश्चन, तो आप लोग देख लेना उसका आंसर। और एक वो आया था
जेम्स वेब टेलीस्कोप आया था, एक फोटोकेमिकल स्मोक गॉथेनबर्ग प्रिंसिपल आया था, मेंस में क्वेश्चंस आए थे। तो ये थोड़े से बाउंसर वाले क्वेश्चंस थे, तो इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज़, इंडिया ने यूएई फ्रांस के साथ एक ट्राइलेटरल पैक्ट अभी साइन करने की बात की थी क्लीन एनर्जी पर। अब देखो ये हमारे आईआर के अंदर इसी बार आया था, मेंस 2022 में क्वेश्चन, आईआर में क्लीन एनर्जी की बात की गई थी, और देखो उसी के फर्दर एक्सटेंशन में ये टॉपिक भी आ गया। तो अभी तीनों जो कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ना, जो फॉरेन मिनिस्ट्री के, उन्होंने आपस में फ़ोन पे बात की थी कि लेट्स मेक समथिंग जो हमारी क्लीन एनर्जी पे काम करेगा, और हमारे जो पैंडमिक थे ना, पैंडमिक में जो भी कुछ होता है उसके स्टेप्स को काउंटर करने के लिए। तो उन्होंने ये भी कहा कि हम लोगों को ना WHO, गवी जो कि वैक्सीन का अलायंस है, ग्लोबल फंड है, और यूनिट UNIT UN का जो ये एड वाला है ना, इन सबको भी हम लोग एनकरेज करेंगे इस तरह की चीज़ों में पार्टिसिपेट करने के लिए। और एक वन हेल्थ की जो अप्रोच है ना, ये टॉपिक हम लोगों ने बिल्कुल आई थिंक नवंबर या दिसंबर की विजन की मैगजीन में भी आया था, ये वन हेल्थ वाला वहाँ भी कवर किया था मैंने। दिस सेड कि इसकी अप्रोच को भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो क्लीन एनर्जी के ऊपर काम करने की कोशिश की जाएगी, बायोडाइवर्सिटी को सेव करना है, क्लाइमेट चेंज से फाइट करना है, एंड इंडियन ओशन रीजन को भी काउंट किया गया है यहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि अभी जो G20 की मीटिंग्स होंगी ना, और नवंबर में यूएई में जो COP28 होगा, उसके बैकड्रॉप के अंदर हम लोग आपस में ट्राइलेटरल कुछ इवेंट्स कंडक्ट कर लेंगे, एंड देन वी विल बी टॉकिंग ऑन दिस क्लीन एनर्जी। इतना ही था बस। यूएस और चाइना का जो वो बलून वाला था ना मुद्दा, उसके ऊपर चल रहा है, अब दोनों आपस में एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लेट्स सी ये लोग कहाँ पहुँचते हैं। क्लाइमेट चेंज विल इंक्रीज हाइड्रो पावर जनरेशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आया है, पहले ये देख लेते हैं थोड़ा सा। ये वाला स्टडी क्या थी, नहीं ये तो नहीं पढ़ना, ये पढ़ना है। इसमें ना कोई ऐसा आपको समझना पड़ेगा, मैमल्स विच आर लिविंग इन ग्रुप्स दे जनरली लिव लॉन्गर। अब मैमल्स क्या होते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो मैमल्स, ठीक है। काउ इज ए मैमल, तो जो अपने ऑफस्प्रिंग्स को ना मिल्क प्रोवाइड कर सकते हैं ना, उनको मैमल्स बोलते हैं। अभी ये एक स्टडी की गई थी, नई स्टडी, इसका नाम था नेचर कम्युनिकेशंस। अब आपका अगर कोई सब्जेक्ट हो ऑप्शनल का तो उसमें आप नोट डाउन कर लीजिए, वरना कहीं ना कहीं प्रीलिम्स में भी ऐसा स्टेटमेंट, दो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट बट मे बी आपको कुछ ना कुछ आइडिया होना चाहिए। तो उन्होंने कहा था जैसे गोल्डन स्नब नोज मंकी होता है, और बो हेड वेल होती है, हॉर्सशू बैट होता है, इन सब की ना स्पीशीज़ की लॉन्जेविटी इंक्रीज। बेसिकली अगर ये समूह में रहते हैं ना ग्रुप के अंदर, तो इनका इवोल्यूशन बेहतर होता है, इनकी सोशल लाइफ अगर हेल्दी होती है ना, तो इनका इमोशनल लुब्रिकेंट की तरह काम करती है इनकी हेल्दी सोशल लाइफ, तो इनका दे जनरली लिव लॉन्गर। अब देखो इतनी अच्छी स्टडी की गई है, तो इसके ऊपर कुछ तो बनता है भाई, कि आप समझ के रखो इसको। अब मशीन लर्निंग कॉम्स द रेडियो सिग्नल्स फ्रॉम स्पेस। अब मशीन लर्निंग का मतलब क्या, यू कैन कनेक्ट दिस विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मशीन लर्निंग के मेथड में रिसर्चर्स को पता चला था कि कुछ अनयूजुअल रेडियो सिग्नल जो है ना स्पेस के, ये उनको स्टडी कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है। तो उसमें कुछ 480 आवर्स का डेटा था फ्रॉम दी रॉबर्ट सी बायर्ड ग्रीन बैंक टेलीस्कोप का। उन्होंने 820 स्टार्स की ऑब्जर्वेशन की थी, उन्होंने एनालाइज किया था 115 मिलियन स्निपेट्स ऑफ डेटा। देन फाइनली उन्होंने आइडेंटिफाई किया था 8 प्रीवियसली अनडिटेक्टेड सिग्नल्स। ये सब मशीन लर्निंग के थ्रू किया गया था। सो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा, तो ये सब इवॉल्विंग टेक्नोलॉजीज़ हैं। वर्चुअल रियलिटी, VR वगैरह, ये आपके साइंस एंड टेक में प्रीलिम्स में भी इंपॉर्टेंट है, और ये आपके मेंस में भी इंपॉर्टेंट है। क्रिप्टो हो गया, जो कि हमारा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो गया। नाउ दिस इज वन टॉपिक, मैग्नेटाइट इन द रोड साइड डस्ट रिवील्स द सोर्स ऑफ पॉल्यूशन। देखो ये आर्टिकल में यही सब एक्सप्लेन कर दे रहा है, वैसे तो नीचे जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी हमको। रोड साइड पर जो डस्ट होती है, अभी गाड़ी के ऊपर आपको डस्ट दिख रही है ना, उसमें जो मैग्नेटाइट होता है ना, वो उसके पॉल्यूशन के सोर्स को डिटेक्ट कर लेता है। अब ये स्टडी की गई थी जादवपुर यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ जियोलॉजिस्ट ने, तो उनको पता चला था कि उनको प्रिलिमिनरी सेंस हो जाता है पॉल्यूशन का किसी भी एरिया के अंदर, अगर वो रोड साइड डस्ट को कलेक्ट कर लेते हैं तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड के साथ उसको टेस्ट करते हैं। तो टेक्निक में उन्होंने रिवील किया था कि कुछ डिफरेंट मैग्नेटिक एलिमेंट्स होते हैं, और उनको हम लोग ट्रेस कर सकते हैं कि उससे पॉल्यूशन का सोर्स पता चल जाएगा हमको। तो जो स्टडी है उनकी वो है इन दी एनवायरमेंटल मैग्नेटिज्म में। तो मैग्नेटिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो डिपिक्ट करेगा कि क्या इम्पैक्ट होता है क्लाइमेट के ऊपर पॉल्यूशन का, एनवायरमेंटल फुटप्रिंट्स का, खास करके मैग्नेटिक मटेरियल्स के ऊपर जो एनवायरमेंट प्रेजेंट होता है, जैसे सॉइल हो गया, डस्ट हो गया, सेडिमेंट्स हो गए। अब यहाँ पर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक टर्म है। तो एक मटेरियल कितना मैग्नेटाइज हो सकता है जब उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में लाते हैं, उसी को बोलते हैं उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी।
तो इसमें इतना ही जानना था बस, लेकिन क्योंकि एयर पॉल्यूशन से कनेक्टेड है तो मे बी कहीं पर आपको कुछ एग्जाम में कुछ हेल्प मिल जाएगी। प्रीलिम्स में बन जाते हैं मैग्नेटाइट वगैरह के ऊपर क्वेश्चंस, तो जस्ट हैव एन आइडिया अबाउट दिस थिंग। देन वी हैव दिस टॉपिक, क्लाइमेट चेंज विल इंक्रीज द हाइड्रो पावर जनरेशन। हाइड्रो पावर, क्लाइमेट चेंज से हाइड्रो पावर जनरेशन इंक्रीज कैसे होगी? अब ये एडिटोरियल तो है नहीं, ये बस एक अपडेट न्यूज़ है, मैं आपको समराइज करके बता देता हूँ। इन्होंने ये कहा है कि जब क्लाइमेट चेंज होगा ना तो उसके कारण क्या होगा कि रेनफॉल इंक्रीज होने वाली है। अब ये स्टडी की गई है, तो रेनफॉल इंक्रीज होगी, रेनफॉल इंक्रीज होगी तो इनफ्लो इंक्रीज होगा, ठीक है। इनफ्लो इंक्रीज होगा तो ये जो डैम्स होते हैं ना, डैम्स, यहाँ पर वाटर इंक्रीज होगा, डैम वाटर इंक्रीज होगा तो हाइड्रो पावर का जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वहाँ पर जो डैम के अंदर जो फ्लो होता है वो इंक्रीज होगा। इस कारण से हाइड्रो पावर की जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगी ना वो इंक्रीज हो जाएगी। वैसे पूरे के पूरे आर्टिकल में ना मैंने हाईलाइट तो कर दिया, बट डो नॉट गो फॉर दिस थिंग, इन्होंने यही कहा था बस इसमें। अब आपके लिए ये इंपॉर्टेंट क्या है नोट डाउन करना, यही नोट डाउन करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसी को याद रख लोगे ना कि क्लाइमेट चेंज के कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट भी तो हो सकते हैं ना। हो सकता है इंटरव्यू आपसे एग्जाम में पूछ के ले, यार एक बात बताओ, हम लोग क्लाइमेट चेंज के बारे में बहुत कुछ नेगेटिव पढ़ रहे हैं पर कुछ तो अच्छा भी तो हो सकता है, क्योंकि हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। इस संसार में कोई भी चीज़ जो होती है ना उसके कुछ पॉजिटिव्स होते हैं, कुछ नेगेटिव्स होते हैं। तो क्या होगा क्लाइमेट चेंज का? तो आप कह सकते हो कि सर इस या फिर मैडम, क्लाइमेट चेंज के कारण बारिश ज़्यादा होने के चांसेस भी, क्योंकि वेदर पैटर्न चेंज हो रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते बारिश कम होगी, ज़्यादा भी तो हो सकती है ना भाई। सी लेवल राइज हो रहा है, सी लेवल राइज होगा, आइस मेल्ट हो रही होती है। अब आइस मेल्ट होगी तो वहाँ पर इवेपोरेशन, वो लिक्विड का एरिया बढ़ेगा, वहाँ पर इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, ज़्यादा मॉइस्चर होगा, तो जाहिर सी बात है बारिश ज़्यादा होने के चांसेस भी हैं। बारिश ज़्यादा होगी तो वहाँ पर रिवर्स का इन्फ्लो इंक्रीज़ होगा, ठीक है। पहाड़ों के अंदर बर्फ़ भी ज़्यादा जम सकती है, और वो रिवर का इन्फ्लो इंक्रीज़ होगा तो जहाँ जहाँ पर डैम्स लगाए गए हैं वहाँ पर पानी का फ्लो इंक्रीज़ होगा, वहाँ प्रेशर इंक्रीज़ होगा, तो हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी हम लोग ज़्यादा जनरेट कर सकते हैं। तो यानी कि एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो हमारे पास ज़्यादा अवेलेबल हो सकता है। दिस इज़ वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। बस इतना ही था। तो ये था अभी तक के, आज तक के न्यूज़पेपर की कुछ हाईलाइट्स चीज़ें। दैट्स इट। एथिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग 2015 को कंप्लीट कर देंगे। आज लास्ट डे 2015 का क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 की जो लास्ट 2 केस स्टडीज़ हैं ये कवर करेंगे। इससे पहले हम लोग 2013 कवर कर चुके हैं, 2014 कवर कर चुके हैं। आप में से किसी ने कमेंट सेक्शन में पूछा था कि हम लोगों ने कब से स्टार्ट किया था एथिक्स का। मुझे डेट तो याद नहीं, लेकिन आई थिंक 24-25 डेज़ हो चुके हैं। पर आप अगर इस चैनल की उसमें जाओगे ना, वीडियो सेक्शन में जाओगे, तो हर एक थंबनेल के ऊपर ना, जो वीडियो का थंबनेल होता है उसमें मैंने नीचे ना एक ग्रीन कलर की एक स्ट्रिप लगाई हुई है, उसमें डेज लिखे हुए हैं, डे 1, डे 2, डे 3, आइडेंटिफाई करने के लिए। अगर मुझे भी कल को करना तो आप उसमें स्क्रॉल कर लो और डे 1 पे चले जाओ, ग्रीन कलर की स्ट्रिप जहाँ से स्टार्ट हो रही, प्रोबेबली जनवरी में हम लोगों ने किया था ये, तो वहाँ से यू कैन हैव एन आइडिया। आई थिंक 2 जनवरी से स्टार्ट किया था एथिक्स का शायद, इफ़ आई एम एबल टू रिकॉल इट करेक्टली। तो चलते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे लास्ट के 2 क्वेश्चंस उनका कवर करते हैं। आप में से कोई अगर नया हो तो मैं बता देता हूँ, इसकी PDF अवेलेबल नहीं कराई जाती है, ताकि आप लोग साथ में यहीं पर बैठ के इसको नोट डाउन करो। एंड देखो ये केस स्टडी कितनी बड़ी है। ये क्वेश्चंस जो होते हैं ना GS4 के, ये बहुत ट्रिकी होते हैं इसी मामले में, वो यहाँ तक ना माथा ख़राब कर देता है पूरा का पूरा, पर पढ़ना भी पड़ता है क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस के जो आंसर होंगे वो यहीं से तो आएंगे। ये केस स्टडी अभी तक जो हमने कवर की थी उनमें सबसे बड़ी ये वाली है, और देखो 25 नंबर की है, तो 25 नंबर का मतलब 5 पेज। हमेशा ध्यान रखना UPSC के एग्ज़ाम के अंदर अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 पेज मिलेंगे, यानी कि 1 पेज पर आपको 5 मार्क्स मिल रहे होते हैं। 1 पेज इज इक्वल टू 5 मार्क्स का, ये ध्यान में रखा करो। तो 15 अगर नंबर का क्वेश्चन होगा तो 3 पेज देगा एग्जामिनर आपको। पहले ना 12.5 नंबर के भी क्वेश्चन आया करते थे, तो डू नॉट गो फॉर दीज वर्ड्स। कभी कभी ना वो क्या करता है 20 मार्क का क्वेश्चन दे देगा और आपको वो 200 वर्ड्स के बारे में बात करेगा, तो उसमें ना बहुत ज़्यादा प्लान करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो जस्ट कंसिडर द नंबर ऑफ पेजेस मोर इंपॉर्टेंट रादर देन नंबर ऑफ वर्ड्स, क्योंकि ना जब आप डायग्राम्स बनाते हो, फ्लो चार्ट बनाते हो, तो नंबर ऑफ वर्ड्स एनीवे कम हो जाते हैं। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं, बड़ी है पर क्या दिक्कत है। तो यू आर हेडिंग अ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में आपके सीनियर ऑफिसर कॉल्स यू फ्रॉम स्टेट हेडक्वार्टर एंड टेल्स यू कि एक प्लॉट है रामपुर विलेज के अंदर, वहाँ पर एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की जाएगी ऑन इट फॉर अ स्कूल। ठीक है, ओके। एक विजिट शेड्यूल की गई है, ड्यूरिंग विच ही विल विजिट द साइट अलॉन्ग विद चीफ इंजीनियर एंड द सीनियर आर्किटेक्ट। ओके, ही वांट्स यू टू चेक आउट ऑल द पेपर्स रिलेटिंग टू इट एंड इंश्योर दैट द विजिट इज प्रॉपरली अरेंज्ड। ठीक है, यू एग्जामिन द फाइल विच रिलेट्स टू द पीरियड बिफोर यू जॉइन द डिपार्टमेंट। आपसे पहले की फाइल है,
लैंड को एक्वायर किया गया था बाय द लोकल पंचायत एट ए नॉमिनल कॉस्ट एंड पेपर्स से पता चला था कि जो क्लियरेंस सर्टिफिकेट थे ना वो अवेलेबल हैं 2 से 3 अथॉरिटीज़ के जिन्होंने सर्टिफाई किया था साइट की सूटेबिलिटी को। अच्छा, ये ना मैं इतने समय से यूट्यूब के ऊपर ये चीज़ें अपलोड कर रहा हूँ ना, अब मेरे को एक स्किल डेवलप हो गई है। मतलब मैं ऐसे ये स्टेटमेंट में अगर पहली बार भी पढ़ूंगा ना नई स्टेटमेंट, मैं इसको पढ़ते पढ़ते ना बहुत हाई स्पीड से हिंदी में कन्वर्ट करके डायरेक्ट बोल सकता हूँ। ये आप लोग भी डेवलप कर सकते हो तो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाती है इससे। मतलब मुझे इसको एडवांस में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फिर इसको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको पढ़ते पढ़ते हिंदी में कन्वर्ट कर सकता हूँ पहली बार भी कोई लाइन पढ़ूंगा ना तो। ठीक है, फिर ऐसा कोई सर्टिफिकेशन नहीं है आर्किटेक्ट के द्वारा अवेलेबल उस फाइल के ऊपर। आप डिसाइड करते हो, आप रामपुर जाओगे, इंश्योर करोगे कि सब कुछ ऑर्डर में है जो कि फाइल पर बताया गया था उसके अकॉर्डिंगली। आप रामपुर जब जाते हो तो आपको पता चलता है कि जिस प्लॉट की रेफरेंस की जा रही थी वो है ठाकुरगढ़ के फोर्ट का, और जो वॉल्स जो रैम्पार्ट्स वगैरह है ना वो उसके आसपास चल रहे हैं। अब ये जो फोर्ट है ना ये मेन विलेज से थोड़ा दूर है, तो यहाँ पर एक स्कूल है, यहाँ पर कुछ सीरियस इनकन्वीनियंस हुए थे बच्चों को, कोई परेशानी हुई होगी। हालांकि एरिया नियर द विलेज हैज़ द पोटेंशियल कि वो एक्सपैंड हो सकता है एक लार्जर रेजिडेंशियल एरिया में। अब जो डेवलपमेंट के चार्जेस थे ना उस एग्जिस्टिंग प्लॉट के ऊपर फोर्ट के ऊपर ये बहुत हाई है, और सवाल उठता है हेरिटेज साइट का, वो भी एड्रेस नहीं किया गया था। मोर वो जो सरपंच है जब लैंड को एक्वायर किया जा रहा था ना तो वो रिलेटिव निकला था उसके प्रेडिसेसर का। अब देखो कहानी में कितने ट्विस्ट दिए गए इन्होंने। ओके, तो पूरा का पूरा जो ट्रांजेक्शन हो रहा है ना इसमें पता चला कि कुछ ना कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट थे, क्योंकि यहाँ पर रिलेटिव निकला वो सरपंच का, मतलब तो ये सिचुएशन है आपको दी गई है, अब आप वहाँ पर पहुँच चुके हो। ठीक है, अब वो कह रहा है, उसने 2-3 चीज़ें पूछी यहाँ पर, ए बी और यहाँ पर ये सी कह सकते हो। उसने कहा लिस्ट करो क्या क्या लाइकली वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकते हैं कंसर्न पार्टीज के। ठीक है, ये पहला कॉम्पोनेंट हो गया। फिर उसने कहा कुछ ऑप्शंस हैं एक्शन लेने के लिए अवेलेबल हैं जो आपको नीचे दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिन पर आप एक्शन ले सकते हो। उसने कहा इन चारों के ना मेरिट और डीमेरिट बताओ, हर एक ऑप्शन के मेरिट और डीमेरिट। ओके फाइन। फिर वो कह रहा है क्या आप सजेस्ट कर सकते हो एनी अदर ऑप्शन विद प्रॉपर जस्टिफिकेशंस। तो 2013 के अंदर जब हमारी केस स्टडी स्टार्ट हुई थी ना तब इस तरह के क्वेश्चन आ रहे थे कि केस स्टडी में आपको 4 ऑप्शन देगा, उनके मेरिट डीमेरिट पूछेगा और आपसे पूछेगा अपनी साइड से भी कुछ नए ऑप्शन दे सकते हो गया। तो ये वही वाला पैटर्न दोबारा से इन्होंने बीच में दे दिया 2015 में। ठीक है, क्वेश्चन तो बहुत, आप सोच करके देखो कि आप क्या आपके पास इतना समय होगा कि आप इसको पूरे को दोबारा पढ़ोगे। यू विल नॉट हैव इनफ टाइम। तो रीडिंग को भी मजबूत करना पड़ेगा, इसलिए मैं ना एडिटोरियल के ऊपर बोलता हूँ कि वर्ड टू वर्ड जाया करो, कहानी मत सुना करो उसकी। यहाँ पर भी वर्ड टू वर्ड जाओ। जब आप एग्जाम में करोगे ना एक्चुअल में तो उसी समय अंडरलाइन करते हुए चलो, रामपुर विलेज है, सरपंच है, वेस्टेड इंटरेस्ट है, रिलेटिव है, ठीक है, और उसके अलावा ठाकुरगढ़ फोर्ट है, ठीक है, वहाँ पर एग्जिस्टिंग प्लॉट है, वहाँ चिल्ड्रन है, उनको इनकन्वीनियंस हुई थी। ऐसे आपको सर्कल या अंडरलाइन अपने हिसाब से आप करते चलोगे। एक बार वो ऑप्शन देख लेते हैं। उसने कहा सम ऑफ द ऑप्शन है यू कैन अवेट द विजिट ऑफ सुपीरियर ऑफिसर एंड लेट हिम टेक द डिसीजन। ओके, यू कैन सीक हिज एडवाइस इन राइटिंग और ऑन फोन, यू कैन कंसल्ट योर प्रेडिसेसर, कलीग्स एटसेट्रा, देन डिसाइड व्हाट टू डू। You can find out if any alternate plot can be got in exchange and then send a comprehensive report। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं हमारा आंसर। देखो अब मैंने एक साथ एक पेज पे 2 पेजेस की फोटो देना स्टार्ट कर दिया क्लिक करके, ये जताने के लिए कि जब एग्जामिनर के सामने शीट इस तरह से खुली होगी। तो देखो जब ये आप ऐसे बॉक्सेस में डालते हो ना तो एग्जामिनर को ना आइडेंटिफाई कर पाना ईजी हो जाता है कि अच्छा ठीक है यहाँ पर क्वेश्चन का कोई एक पार्ट है, फिर यहाँ से कुछ और स्टार्ट हो रहा है। ऑलराइट, द मोमेंट आप इन टाइटल्स को सब टाइटल्स को थोड़ा सा बॉक्स में डाल देते हो ना, इट्स ईजी टू डिस्टिंग्विश। ठीक है, लास्ट वाले पार्ट में माई सॉल्यूशंस इस तरीके से, ऑप्शन डी है, डी का मेरिट ये है, डी मेरिट ये, ऑप्शन बी का मेरिट ये, डी मेरिट ये। जस्ट मेक इट एज ईजी एज पॉसिबल फॉर द एग्जामिनर। और ये 5 पेज में लेता है ना, 25 नंबर का है 5, तो ये 5वें पेज पर एक फ्लो चार्ट भी ऐड कर दिया गया है। लेट अस स्टार्ट दिस आंसर। रीड करते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। अब उसने यहाँ पर स्टेक होल्डर्स की बात की नहीं थी, हम लोग स्टेक होल्डर्स को अवॉइड करते हैं, हम बात करेंगे डायरेक्ट मेंशन करेंगे। ये जो केस स्टडी है ना ये क्लासिक एग्जांपल है करप्शन का और माल प्रैक्टिसेस का, जो कि बहुत सिस्टमिक और सिस्टमैटिक है इंडियन गवर्नेंस में। अब देखो क्या ये लाइन बहुत नेसेसरी सी नहीं लग रही आपको कि कल को अगर ऐसा कोई और क्वेश्चन आएगा तो आप इसको नोट डाउन कर लोगे। अगर आप इसको देख करके भी नोट डाउन कर लोगे ना, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा यू कैन जस्ट मेंशन सच स्टेटमेंट्स। लैंड और जो इकोनॉमिक डायनामिक्स है ना दे आर एसोसिएटेड विद इट, दे आर द मेन एजेंट्स अलॉन्ग विद एब्सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड मोर इंपॉर्टेंटली लैक ऑफ एथिकल एंड मोरल सेंस अमंग द ऑफिस बेयरर्स। उसने सबसे पहले क्या पूछा था हमसे, वेस्टेड इंटरेस्ट के बारे में। सबसे पहले सरपंच का, बेनिफिट्स फ्रॉम अथॉरिटी ऑफ ऑफिशियल हु इज हिज रिलेटिव, बेनिफिट्स फ्रॉम नियर बाय एरिया विच हैज़ द पोटेंशियल टू ग्रो, ही माइट हैव परचेज द प्लॉट्स इन दैट एरिया। ठीक है, माई प्रेडिसेसर
हैविंग इन्फो ऑफ द पोटेंशियल ऑफ द नियर बाय एरिया ही मे हैव जॉइंड इन फॉर करप्शन। हो सकता है मेरे प्रेडिसेसर ने, जो मेरे से पहले जो लोग थे है ना, जिनका ये डिपार्टमेंट में जिन्होंने इसको स्टार्ट किया था, उन्होंने को कुछ फायदा हुआ हो। दूसरे ऑफिशियल्स, दे माइट हैव बीन ब्राइब्ड और बेनिफिटेड फ्रॉम द ट्रांजेक्शन वाया बेनामी लैंड्स और फेवर्स। चीफ इंजीनियर और सीनियर आर्किटेक्ट, इनका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट हमको यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। विलेज एंड चिल्ड्रन एजुकेशन, एक उनका पॉजिटिव इंटरेस्ट हो सकता है। सेकंड में उसने बात की थी कि उसने हमको 4 ऑप्शन दिए थे और चारों के मेरिट और डिमेरिट की बात की थी। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात ये है कि क्या आप इन चारों के चारों ऑप्शंस को दोबारा एग्जाम में लिखोगे, यू हैव टू सेव योर टाइम। तो इसलिए ये चीज़ बहुत काम आती है, आप एग्जामिनर को बहुत अच्छे से क्लियर करके चलो कि सर आपने 4 ऑप्शन दिए थे, ठीक है, मैं उनके मेरिट और डिमेरिट को हर एक चीज़ को बताते हुए चलूंगा। तो मैंने ऑप्शन ए यहाँ पर ऐसे लिख दिया, अभी एग्जामिनर का काम है उसको पता चल गया भाई ये ऑप्शन ए की बात कर रहा है, उसका मेरिट है ऑप्शन ए क्या था, यू कैन अवेट द विजिट ऑफ सुपीरियर ऑफिसर एंड लेट हिम टेक अ डिसीजन। देखो एग्जामिनर जब आपकी पेपर चेक करता है ना, तो उसके सामने ये आपकी शीट खुली होती है और उसके सामने एक क्वेश्चन पेपर साइड में रखा होता है, यहाँ पर आपका आंसर होता है, तो उसके सामने लिखे होंगे 4 ऑप्शंस, वो इमीडिएटली देख पाएगा। पर वो तब देख पाएगा ना जब वो इतना इंटरेस्टेड होगा कि आपने कितना अच्छे से उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प की कि ये मेरा ऑप्शन ए जो था आपने दिया था, क्योंकि उसका ऑप्शन ए लिख के मैं अपना टाइम बर्बाद करूंगा, अपना स्पेस बर्बाद करूंगा। कुछ कुछ छोटे क्वेश्चंस होते हैं ना, छोटे ऑप्शन होते हैं, वो आप लिख भी सकते हो, बट ये बहुत बड़े बड़े ऑप्शन होते हैं। तो ऑप्शन ए का मेरिट है सुपीरियर इज एक्सपीरियंस्ड एंड मे गिव अ बेटर एडवाइस एंड आई कैन इवेड पर्सनल अकाउंटेबिलिटी दो दिस इज नॉट कंप्लीटली मेरिटोरियस। डिमेरिट क्या होगा, इट इज नॉट अ सॉल्यूशन एट ऑल एंड डज नॉट एड्रेस एनी डायलेमा, इवेसिव टेंडेंसी ऑन माई पार्ट इज नो गारंटी दैट सुपीरियर विल गिव बेटर एडवाइस। फाइन। ऑप्शन बी पे चलते हैं, ऑप्शन बी पहले पढ़ लेते हैं। ऑप्शन बी था यू कैन सीक हिज एडवाइस इन राइटिंग और ऑन फोन, अपने सीनियर की। तो उसका फायदा क्या होगा, मेरिट क्या होगा, शिफ्टिंग ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑन सुपीरियर, ही माइट गिव बेटर इनसाइट्स इफ सीनियर हैज वेस्टेड इंटरेस्ट देन ही वॉन्ट गिव इन राइटिंग। डीमेरिट क्या होगा, इनडिसाइजनेस हो जाएगा मेरे पार्ट पर, कोई नो गारंटी कि सीनियर वुड गिव इन राइटिंग और एडवाइस ऑन फोन, पता भी नहीं होगा। ऑप्शन सी, एक बार ऑप्शन सी को भी रीड कर लेते हैं क्या था। ऑप्शन सी था यू कैन कंसल्ट योर प्रेडिसेसर और द कलीग एटसेट्रा एंड देन डिसाइड व्हाट टू डू। अपना प्रेडिसेसर को पहले कांटेक्ट करो, ढूंढो कौन था पहले, उसको कांटेक्ट करो। उसके फायदे क्या होंगे कि प्रेडिसेसर माइट टेल द रीजन, माइट मे भी बता दे कि बिहाइंड सच ए डील, ऐसी डील क्यों की गई है। कलीग्स आपकी हेल्प कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड द इशू बेटर। डीमेरिट की बात करते हैं, प्रेडिसेसर माइट हैव हैड वेस्टेड इंटरेस्ट एज मेंशन इन केस, तो रोल ऑफ कलीग्स इजंट क्लियर इधर। ठीक है, अब ऑप्शन डी हमारे पास है। ऑप्शन डी था यू कैन फाइंड आउट इफ एनी ऑल्टरनेट प्लॉट कैन बी गॉट इन एक्सचेंज एंड देन सेंड ए कॉम्प्रिहेंसिव रिटर्न रिपोर्ट। ठीक है, आप एक ऑल्टरनेट भी तो ढूंढ सकते हो, करेक्ट। तो चौथे ऑप्शन के मेरिट क्या है, ऑल्टरनेटिव प्लॉट माइट बी लीगली एंड सोशली अप्रोप्रिएट, रिपोर्ट विल गिव एविडेंसेस ऑफ मिसडीड्स, will account for the decisions taken by my predecessor and सरपंच, students will get education, fort will escape the damage। पर इसका डिमेरिट भी होगा, ये डिले कर देगा प्रोजेक्ट को और इसके कारण रेड टेपिज्म भी आ जाएगा। रेड टेपिज्म मतलब टू मच हार्श तरीके से रूल्स वगैरह को फॉलो करना। फिर उसने लास्ट में आपसे पूछा था ना अपने सॉल्यूशंस के बारे में भी। ये क्या हो गया, सॉल्यूशंस के बारे में पूछा था। तो यू कैन वर्क ऑन सॉल्यूशंस आप कह सकते हो। अपनी साइड से उसने एडिशनल पूछे थे आपसे, कंडक्ट इंक्वायरी एंड राइट टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अबाउट द मिसडीड्स इन प्लॉट अलॉटमेंट, होल्ड द करप्ट ऑफिशियल्स इफ एनी अकाउंटेबल, कैंसिल एंड द करंट प्लॉट एज कैंसिल एंड करंट एंड ये दाना चाहिए, कैंसिल द करंट प्लॉट एज इट हैज लो यूटिलिटी फॉर स्टूडेंट्स, सीम्स टू बी ए करप्ट डील एंड कैन नेगेटिवली इम्पैक्ट द फोर्ट। Convene a meeting of Gram Sabha as people participation is important in deciding the alternate plot. Long term solution पे training of the local community in social audit to promote accountability। अब उसने 5 पेज दिए थे तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, कंटेंट तो खत्म हो गया, तो उसी का फ्लो चार्ट, कंडक्ट इंक्वायरी, कैंसिल द करंट प्लॉट, ग्राम सभा मीटिंग, उससे लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या निकलेंगे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स आएंगे, सोशल ऑडिटिंग आएगी और गुड गवर्नेंस आएगी। This solution addresses all the stakeholders and dilemmas and hence is a holistic solution। खत्म। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। अगेन ये भी एक थोड़ी बड़ी सी केस स्टडी है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 2015 के पेपर का। चलो जी पढ़ते हैं। यू आर रिसेंटली पोस्टेड एज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। Shortly thereafter, you found that there is considerable tension in the rural areas of your district on the issue of sending girls to school। ठीक है,
Elders of the village feel that many problems have come up because girls are being educated as they are stepping out of a safe environment of the household. They are the view that girls should be quickly married off with minimum education. Girls are also competing for jobs for education, which have traditionally remained in boys' exclusive domain, adding to the unemployment amongst the male population. ये भी कमाल का point है. Younger generation feels that in the present era, girls should have equal opportunities for education and employment and other means of livelihood. Entire locality is divided between sexes in both generations. You come to know that panchayat and in other local bodies or even in the busy crossroad issue is being acrimoniously debated. One day you are informed that the unpleasant incident has taken place. Some girls were molested when they were en route to school. The incident led to clashes between several groups and a law and order problem has arisen. Elders, after a heated discussion, has taken a joint decision not to allow girls to go to school and socially boycott all such families which do not follow their dictate. 250 वर्ड्स 25 मार्क्स यानी कि 5 पेज. 2 बातें पूछ ली. कहानी बहुत सिंपल है. मैं आपको बता रहा हूँ, आदत डालो एक ही बार में पढ़ के काम खत्म करने की. ठीक है, बार बार रिपीट करके आदत ही डालने की कोशिश कर रहा हूँ, वरना मैं इसको एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ. अदरवाइज आपको रहेगा कि अरे ठीक है ना, अभी कहानी आप खुद पढ़ोगे नहीं साथ में और वेट करोगे समझाएगा भी. बट आई वॉन्ट कि आप साथ साथ पैरेलल चलो, एक ही बार में रीड करके समझ लो उसको. उसने पूछा व्हाट स्टेप्स वुड यू टेक टू एंश्योर गर्ल्स सेफ्टी विदाउट डिसरप्टिंग देयर एजुकेशन. एक कॉम्पोनेंट ये हो गया. दूसरा कॉम्पोनेंट है हाउ वुड यू मैनेज एंड मोल्ड द पैट्रियार्किक एटीट्यूड ऑफ द विलेज एल्डर्स टू एंश्योर हार्मनी इन द इंटर जनरेशनल रिलेशंस. ठीक है, ये दूसरा कॉम्पोनेंट हो गया. स्टार्ट करते हैं अपना आंसर. अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एक्टर्स इन्वॉल्व क्या क्या है. एक्टर्स इन्वॉल्व लिखते हैं, फिर स्टेक होल्डर्स भी लिख सकते हो. बॉयज़ हैं, पेरेंट्स फैमिलीज हैं, एल्डर्स हैं विलेज के, यंगर जनरेशन है, स्कूल मैनेजमेंट है, गर्ल स्टूडेंट्स हैं, मी हु इज़ द DDO, पंचायत है और मोलिस्टर्स हैं. डायलेमा क्या क्या है. डायलेमा बहुत सारे यहाँ पे. पेट्रियार्की विच इज़ लेड बाय एल्डर्स, टेंशन ओवर गर्ल एजुकेशन, evil of the child marriage, false logic of girls taking boys' jobs, division between genders and generations, molestation of few girls, law and order issue, social boycott dictate. देखो हमने इतने भी सारे क्वेश्चन किए केस स्टडीज़ में, हम लोगों ने कभी इतने सारे डायलेमास नहीं लिखे. बट गो एज मच एज यू कैन, क्योंकि उसने खुद ही बोला कि भाई 25 नंबर दूंगा मैं. सोचो इस वाले केस स्टडी की वैल्यू कितनी होगी. 25 में से अगर आपको 15-20 मिल जाते हैं, कितनी ज़्यादा वैल्यू है इस क्वेश्चन की. फिर उसने पूछा क्या स्टेप्स लोगे आप इंश्योर करने के लिए गर्ल्स सेफ्टी का विदाउट डिसरप्टिंग देयर एजुकेशन. तो इसको बॉक्स में डालो ताकि थोड़ा सा एग्जामिनर के लिए ईजी हो जाए. अब देखो ये पेज पर आप खुद सोच करके देखो, अगर आप ऐसे लिखते हो इस पेज पर एग्जामिनर के लिए आइडेंटिफाई कर पाना कितना ईजी हो जाएगा ना. ठीक है, यहाँ पर एक्टर्स इन्वॉल्व लिख दिए, ये डायलेमास है, ये कुछ स्टेप्स लिख रहा है. इट विल बी वेरी ईजी, बहुत फ्लो में चलेगा एग्जामिनर, उसको एफर्ट नहीं मारना पड़ेगा. सडनली उसको दिखाई देगा अरे इसने 8 डायलेमास लिख दिए, वाओ. ना ये सडनली वाओ फैक्टर बन जाता है कि 8 डायलेमास आइडेंटिफाई कर पाया स्टूडेंट. ये प्रैक्टिस करने से आ जाता है. देन स्टेप्स सेंसिटाइज द एल्डर्स एज एक्सप्लेन इन डिटेल लेटर, क्योंकि उसने आगे पूछा हुआ है ना, क्वेश्चन में पूछा हुआ है. इंक्रीज सेफ्टी इन विलेज इन जनरल एंड रोड टू द स्कूल एंड स्कूल इन पर्टिकुलर टू निगेट द कंसर्न्स ऑफ लिविंग सेफ एनवायरमेंट ऑफ हाउसेज. इम्प्लीमेंट द लॉ प्रिवेंटिंग चाइल्ड मैरिजेस. इम्प्लीमेंट RTE इन लेटर एंड स्पिरिट. अब RTE के ऊपर 2022 में मेंस में क्वेश्चन आया था GS2 में. Sensitize male population to compete with girls as all have equal opportunities for livelihood. Mobilize younger generation for the cause of girl education. Cognitive behavior change theory shall be implemented to change behavior of male children against girl education. Reduce intergender and intergenerational differences for the common cause. Push panchayat to create awareness regarding education and to placate elders and families. Panchayat generally yields control over elders and can manipulate them in line with the theory of planned behaviors. Bring molesters to the task and control law and order situation. Implement the laws to prohibit social boycotts. EPPM can be used for this. Talk to the school management for possibilities of residential schooling. EPPM आपको समझना पड़ेगा. EPPM का मतलब होता है एंटरप्राइज प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. अब देखो आपने 11 स्टेप्स दे दिए. एग्जामिनर को भी लगेगा यार इसने मैंने 25 नंबर का सवाल पूछा है, उसमें हमने A पूछा था और हमने B पूछा था, इसने A वाले सेक्शन के अंदर ही 11 पॉइंट्स दे दिए, तो वैल्यू बनती है. अब एक पेज के ऊपर हम थोड़ा सा फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा. EPPM प्लान्ड बिहेवियर, कॉग्निटिव बिहेवियर थ्योरी, प्लस में RTE, लॉ एंड ऑर्डर, पेरेंट्स, टीचर्स, यूथ, एग्जाम्पल ऑफ लीडर्स, दोनों मिलकर क्या बनता है एटीट्यूड चेंज ऑफ एल्डर्स, इंटर जेंडर जनरेशन यूनिटी.
फिर आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि फ्लो चार्ट्स में आप कैसे पेज को यूटिलाइज करोगे, क्योंकि 25 नंबर के क्वेश्चन में 5 पेजेस के ऊपर पूरे आंसर को लिख पाना इज़ वेरी डिफिकल्ट. यू हैव टू लर्न दिस थिंग. फिर उसने बी पार्ट में पूछा था मैनेजिंग द पेट्रियार्किक एटीट्यूड, कैसे करोगे. सेंसिटाइज देम ऑन द लाइन्स ऑफ एथिक्स, ह्यूमन वैल्यूज एंड एटीट्यूड चेंज. यूज पंचायत टू ब्रिंग द रिक्वायर्ड चेंज. Mobilize the youth to start change within 4 walls of their homes. Involve school management in talks in elders. Ensure 100% safety of girl students. Make them aware that males might not be getting jobs due to poor employability. Tell them about examples of leaders like Sarojini Naidu, हमारे female scientists और ministers. Lastly, if need be, I will use the legal measures and strictly enforce RT to address the various dilemmas and actors mentioned in the case. Finish. तो यहाँ पर हमारा 2015 का पूरा पेपर ख़त्म होता है. मैंने 3 पेपर आप लोगों के कंप्लीट करा दिए. 2013 हो गया, 14 हो गया और 15 हो गया. अब जिन्होंने फॉलो किया ना, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों ने जो भी नोट डाउन किया ना उसको याद करो पूरा, एग्जैक्टली ऐसे याद करो. फिर पेपर का प्रिंट आउट निकालो या फिर PDF रखो सामने और 3 घंटे के टाइमर में उसको सॉल्व करो. याद करके सॉल्व करो, ऐसे भी आपकी तैयारी हो जाती है. ठीक है, बहुत सारे जो गैप्स होते हैं ना थॉट के अंदर, मेमोरी में, वो सब फिल हो जाएंगे. दिस इज़ वेरी गुड अप्रोच. अब हम एक दिन का गैप लेंगे बीच में और हम लोग फिर 2016 का पेपर स्टार्ट करेंगे. थैंक यू वेरी मच. कीप सपोर्टिंग दिस इनिशिएटिव. ऑल द बेस्ट.